नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। ठीक, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस YouTube चैनल पर ठीक है आपकी जो डिजिटल पाठशाला है उसमें क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम यूपी एमपी बिहार बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, जो बच्चे इस वर्ष जो है 2027 में बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड हो, एमपी या बिहार बोर्ड हो या अदर जो बोर्ड्स हैं, तो उन बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में हम मतलब जो है सरल से सरल एकदम देसी अंदाज में हर एक लेवल पर बेसिक लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक की चीजों को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले के जो हमारे वीडियो गए हैं, ठीक है, क्लास गई है, क्लास 11 हो चुकी है, यानी कि लेक्चर 11 इंटायर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर चल रहा है बिलियन, तो सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ विजिट करें, क्योंकि बीच से नहीं देखना चाहिए किसी भी बच्चे को। पूरा लेक्चर जो है, पूरा चैप्टर जो है शुरुआत से ही देखना चाहिए, तभी जो है चीजें सही से समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलें अच्छा जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है? हमारा अध्याय चल रहा है बिलियन। कौन सा चल रहा है? बिलियन चल रहा है। उस बिलियन में आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, कल की क्लास में यानी कि लेक्चर 11 में हमने हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन और मूललता में संबंध जाना। ठीक है, उससे रिलेटेड जो डे टू डे लाइफ के दैनिक दिनचर्या के दैनिक जीवन से जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। मोलर अवनमन स्थिरांक को जाना, मोलर अवनमन स्थिरांक को जाना। ठीक, तो वो कंप्लीट करने के बाद आज हमारा जो चौथा अणुसंघ गुणधर्म है पराशर दाब, उसको पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक को आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलें अच्छा देखें, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? पराशर क्या होता है, पराशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड पराशर दाब के बारे में जानना है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अच्छा, जो बच्चे जो है बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जिन बच्चों के पास इंटर में बायो ग्रुप के हैं, तो उनके लिए ये डुअल मतलब जो है बेनिफिशियल हो गया। ये दो तरीके से इसके उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो उनको ये बायो में भी जो है फायदा करेगा। ठीक है, बायो जो पढ़ते हैं तो बायो में भी पराशर एवं पराशर दाब के बारे में पढ़ते हैं, और इधर केमिस्ट्री में तो फायदा कर ही रहा है। ठीक है, चले अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे कि पराशर एवं विषण में अंतर क्या होता है। ठीक है, विषण के बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे पराशर तथा विषण में अंतर, पराशर के प्रकार के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, पराशर दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन सब चीजों को हम जानेंगे। ये देख रहे हैं जैसे अणुओं के विलयनों के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं वो 4 टाइप के हमने बताए थे। इन चारों में से हमने पहले इसको कंप्लीट किया है, वाष्प दाब में अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। ये वाला आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसी के साथ ये वाला जो है टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलें अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को। पूरे लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहें, एकदम जबरदस्त अंदाज में, देसी अंदाज में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की ये पाठशाला चल रही है, एक तरीके से मान के चले कि शिक्षा का भंडारा चल रहा है, केमिस्ट्री का भंडारा चल रहा है। सभी बच्चे जो 12th क्लास के हैं वो यहाँ पे आए और भंडारे का आनंद लें। चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं इस भंडारे का। आज इस भंडारे का 12वां दिन है। चलें देखें, तो ये विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से ये जो भंडारा चल रहा है, पाठशाला चल रही है, तो उसमें इन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने पहले ही बता दिया, तो पुरानी स्लाइड है, इसमें कुछ नहीं बताना है। अच्छा, अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार जैसा हमने बताया है कि हम इन 3 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्मों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और जिसके आने की संभावना है, विद न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्नों के साथ इन तीनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया है कंप्लीट। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा पराशर दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसी को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेहतरीन क्लास होगी। अच्छा, आज ही की क्लास में हम जैसा कि कुछ केमिस्ट्री के अपने आसपास के नजरिए से भी केमिस्ट्री को देखते हैं। हमारे सराउंड में हर चीज है, जो भी हम पढ़ते हैं,
हम चाहे केमिस्ट्री पढ़े, चाहे हम भौतिक विज्ञान पढ़े, चाहे जीव विज्ञान पढ़े, ठीक है, हमारे आसपास ये तीनों विज्ञान मौजूद है, बस हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, नजरिया हमारा देखने का होना चाहिए। तो उसी जो है आसपास के जो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर इस लेक्चर में आज हम जानेंगे, आज की इस क्लास में अपने देसी अंदाज में एकदम। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देख लें, ठीक है, इनको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास का पहला टॉपिक, जो हमारा क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण एवं पराशरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, ठीक। देखें, अच्छा पराशरण को पढ़ने से पहले, पराशरण को रीड करने से पहले हमें पराशरण से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि झिल्ली क्या होती है, व्हाट इज मेम्ब्रेन, ठीक है। झिल्ली को जानने के पश्चात हम जानेंगे विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, देन उसके बाद हम जानेंगे कि पराशरण क्या होता है, क्योंकि तभी हम पराशरण को बच्चों को समझा पाएंगे, तभी बच्चे समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट पराशरण बता देंगे तो हमारे लिए समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ी जानकारी लेंगे, मामूली, ज्यादा नहीं, बेसिक जानकारी, ठीक है। देखें, तो कह रहे हैं कि पराशरण को जानने से पूर्व हमें निम्न दो बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन सी, पहले हम झिल्ली जानेंगे, देखें भाई, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि झिल्ली क्या होती है। सर ये झिल्ली बताइए, झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है। तो आप झिल्ली को अपने सामान्य देसी अंदाज में ऐसे समझिए कि जैसे सभी के घरों में चाय बनती है, ठीक है, चाय छानने के लिए एक छन्नी होती है, तो वो भी एक झिल्ली की तरह काम करती है, उसको आप झिल्ली मान लें, या आटा छानने वाली छन्नी, ठीक है। तो वही है, आप उसी को अपने माइंड में सेट कर लें, बस उसी को ध्यान में रख के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। देखो झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका चित्र बना हुआ, झिल्ली में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। देखो झिल्ली किसी ठोस या द्रव पदार्थ की बनी हुई बहुत पतली परत होती है, जो अपने से किसी विलयन के घटकों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो ये झिल्ली की एक सामान्य सी परिभाषा, झिल्ली किसकी बनी हो सकती है, किसी ठोस पदार्थ की बनी होती है, किसी द्रव पदार्थ की भी बनी हो सकती है, ठीक है। और क्या होती है, एक पतली सी परत होती है, पतली सी लेयर होती है, जो अपने आर पार पदार्थों के अणुओं को या विलयन के घटकों के आवागमन को नियंत्रित करती है, कि किसे जो है इसके आर पार जाना है और किसे जो है इसे रोक देना है, ठीक है। जैसे चाय जब हम छानते हैं, तो चाय जब छानी जाती है तो नीचे नीचे सब लिक्विड पोर्शन चला जाता है, ऊपर चाय में जो भी डाला जाता है, चाय की पत्ती होती है, अदरक वगैरह होती है, या इलायची वगैरह जो भी है, वो ऊपर ही रह जाती है। तो उसी तरीके से इस झिल्ली का भी काम है। तो झिल्ली के बारे में केवल आप इतना जान लें कि झिल्ली जो है वो किसी भी ठोस पदार्थ, किसी ठोस या द्रव पदार्थ की बनी हुई बहुत पतली परत होती है, जो अपने से किसी पदार्थ के अणुओं या विलयन के घटकों के आवागमन को नियंत्रित करती है। बस ये बेसिक जानकारी, कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा फिर देखें, सामान्यतः झिल्ली 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, ये हमारे बहुत काम का है, ठीक है। देखो पहली कौन सी टाइप है, पहली झिल्ली होती है पारगम्य झिल्ली, दूसरी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, और तीसरी होती है अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। चलें अच्छा देखें, पारगम्य झिल्ली किसको कहते हैं, पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, यानी कि वह झिल्ली जिसमें से विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार चले जाते हैं, यानी कि उसके आर पार निकल जाते हैं। जैसे हमने मान के चलो कि यहाँ पे पारगम्य झिल्ली लगाई और उसमें से एक विलयन को गुजारा, तो विलयन जो है पूरा छन के नीचे चला जाएगा, यानी कि विलयन में क्या होगा, विलेय होंगे और विलायक के अणु होंगे, भाई इन्हीं के तो होंगे। विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक के कणों से, अणुओं से, तो विलेय के भी अणु निकल जाएंगे, विलायक के भी अणु निकल जाएंगे। बस ऐसी झिल्ली को कहेंगे हम पारगम्य झिल्ली, ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक। अच्छा दूसरी एक झिल्ली होती है अपारगम्य झिल्ली, पहले अपारगम्य को देखें, अर्धपारगम्य को बाद में, ठीक। अपारगम्य झिल्ली को कहते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन,
क्या कहते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, वह झिल्ली जिसमें से ना तो विलेय के अणु निकले और ना ही विलायक के अणु निकले, ठीक है, यानी कि कोई भी अणु इस झिल्ली के आर पार होके नहीं जा पाएंगे, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहेंगे, अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ चित्र भी लगा हुआ है अपारगम्य झिल्ली का, ये एक झिल्ली लगा दी, ठीक है, इसमें जिसमें से ना तो विलेय और ना ही विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, कोई नहीं जाएगा। पारगम्य में क्या बताया, जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं, दोनों ही चले जाएंगे। ठीक, तो जिसमें जो है आर पार चले जाएं दोनों के, वो है पारगम, जिसमें ना जाए वो है अपारगम। ठीक, अब हम तीसरी टाइप की झिल्ली को पढ़ने चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली ही पराशरण से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पराशरण, तो ये पराशरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए ये झिल्ली वाला टॉपिक बता रहे हैं। अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली देखें भाई, किसे कहते हैं, अर्धपारगम का मतलब, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, अर्ध का मतलब आधा। पारगम में कहा हमने कि विलेय तथा विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं, अपारगम में कहा कि कोई भी नहीं जा सकता। अर्ध का मतलब ये हो गया कि एक के जाएंगे, एक के नहीं जाएंगे। अब वो किसके जाएंगे, तो अर्धपारगम झिल्ली में केवल विलायक के अणु ही उस झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, विलेय के अणु बिल्कुल नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? तो अर्धपारगम झिल्ली का मतलब ये है कि इसमें केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, विलेय के अणु कतई नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें भाई। इसमें लिखा है जिसमें केवल विलायक सॉल्वेंट के अणु ही पार हो सकते हैं, तो ऐसी झिल्ली को ही हम क्या कहेंगे, अर्धपारगम झिल्ली कहेंगे। ठीक है, ये हालांकि पराशरण का भी चित्रात्मक चित्र लगा दिया है, लेकिन इसको चित्र को दोबारा अभी हमें और देखने को मिलेगा, तब वहां पे हम इसको समझाएंगे। ठीक है, चलें, अच्छा, तो ये हमारी 3 झिल्लियां हो गई। इसमें से ये वाली झिल्ली हमारी बड़े काम की है, क्योंकि इसका रोल इसमें, ये देखो पराशरण की प्रक्रिया का चित्रात्मक निरूपण दिखाया गया है, तो इसमें ये अर्धपारगम झिल्ली ही लगी हुई है। ठीक है, इसीलिए हमने ये झिल्ली वाला टॉपिक यहाँ पे रखा। चले, अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। अच्छा, उदाहरण देख लेते हैं। पारगम झिल्ली, जैसे मान के चलो, इसका उदाहरण समझ लो, जैसे पेड़ पौधों की कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है, सेलवाल जो उसमें पाई जाती है, सेलुलोज की बनी हुई, तो सेलुलोज की सेलवाल पारगम में होती है। अपारगम में झिल्ली उदाहरण समझ लो, जैसे पन्नी ले लो, एक पतली सी, बहुत पतली सी पन्नी, उसमें से किसी विलयन को गुजारो तो क्या विलयन गुजर जाएंगे, विलय विलायक के नहीं जाएंगे। रबड़ की सीट ले लो, पतली नहीं जाएंगे। अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण होते हैं कोशिका कला। ठीक है, कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन होती है पेड़ पौधों में और जंतुओं में, तो उनमें जो झिल्ली होती है कोशिका कला, वो होती है अर्धपारगम। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे बायो के बैकग्राउंड से हैं, वो कोशिका कला और कोशिका भित्ति में अंतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, सेल वॉल अलग होती है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट पास करें, तो उसको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मेजर 2 सब्जेक्ट हैं, मेजर हमारा सब्जेक्ट बायो ही है। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में इतना हम करते हैं, और जब बायो की फील्ड में उतरते हैं तो वहां पे तो हम धुआंधार क्लास लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो ऐसे ही चला देते हैं। तो अगर जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अंतर नहीं मालूम है तो कमेंट पास ऑन करें, तो उसकी भी हम एक क्लास रख देंगे या ऐसे ही बता देंगे, दोनों मंत्र करवा देंगे। ठीक है, अच्छा, चलें, अच्छा, स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को, आगे चलते हैं। देखो, अर्धपारगम झिल्ली, जैसा कि हमने बताया, ये हमारे पराशरण से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा और जानें, थोड़ी और जानकारी लें। इसके उदाहरण भी देखें। ये प्लास्टिक की थैली और रबर की सीट, ये उदाहरण है अपारगम झिल्ली की। ठीक है, उस स्लाइड का छूटा हुआ यहाँ पर आ गया। देखो, अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको शॉर्ट में मालूम है SPM भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो निकल जाते हैं परंतु विलेय के नहीं, तो इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। पहले ही बता दिया है कि विलायक के अणुओं को रास्ता देगी, चलो चलो निकलो निकलो, विलायक के अणु जाए, केवल विलायक के अणु जाए, विलेय रुक जाओ, विलेय रुक जाओ, विलेय के नहीं रुक जाएंगे, विलायक के अणुओं के लिए इसके परमिट देगी। ठीक है, विलेय के अणुओं के पास परमिट नहीं है इसका। उदाहरण देख ले, पराशरण की क्रिया इस झिल्ली की उपस्थिति में ही होती है। बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखो नोट करवा के हमने लिख रखी है कि पराशरण की क्रिया इस झिल्ली की उपस्थिति में ही होती है। विदाउट, ठीक है, विदाउट SPM ऑस्मोसिस डज नॉट पॉसिबल।
बिना जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पराशरण पॉसिबल नहीं है, इसकी उपस्थिति में ही होगी, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा उदाहरण देखें, जैसे अर्धपारगम्य झिल्लियां सामान्यतः जीवित प्राणियों में पाई जाती हैं, जैसे जंतुओं में पादप कोशिकाओं की कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, पित्ताशय की भित्ति, जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्त की थैली जिसको गैल ब्लैडर कहते हैं, जिसमें पित्रस भरा रहता है, तो उसकी जो भित्ति होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली का ही उदाहरण है। इसके अलावा अर्धपारगम्य झिल्ली को आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं। ठीक है, बाजार में मार्केट में बनी बनाई भी आती है, आर्टिफिशियल बनाते हैं। कौन कौन सी है देखो, नोट करके लिखा हमने, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली ले लीजिए। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगी। अच्छा, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली और सेलुलोज नाइट्रेट से बनी झिल्लियां कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियों के उदाहरण हैं। तो ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल, इनको बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जो हमने बताया ये मतलब लिविंग है, नेचुरल है, ये बनी बनाई मिलती है, बनाना नहीं पड़ता है, नेचुरल सिस्टम से मिलती है। तो ये कृत्रिम है, इनको बनाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक ये झिल्ली लिखी है सेलुलोज नाइट्रेट की झिल्ली, यहाँ पे अर्ध सेलुलोस मिलता है, प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हालांकि कृत्रिम में ही कही जाती है। ठीक है, हालांकि इसमें मॉडिफिकेशन करके बनाया है, कंप्लीट सेलुलोस नहीं है। इस सेलुलोस नाइट्रेट की झिल्ली का उपयोग आरओ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आरओ में। रिवर्स ऑस्मोसिस सुना है? ये जो पानी को प्यूरिफाई करने वाली जो मशीन आती है, ठीक है, आरओ जिनको कहते हैं, बोतलों में पैक होके पानी आता है, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो पराशरण को पढ़ लेने के पश्चात हम पढ़ेंगे आरओ। तो आरओ मशीन के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। तो उस आरओ मशीन में इसी झिल्ली का उपयोग किया जाता है, सेलुलोस नाइट्रेट की बनी झिल्ली का। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है इसको जानेंगे एकदम बढ़िया से एकदम। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में हो गया। इसमें देखो और क्या क्या लिखा है, देखो मुख्य बिंदु, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही गुजरते हैं, बस विलेय के अणु नहीं गुजरते हैं। पराश्रय की क्रिया केवल अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होती है। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना काम का है, जितना बोर्ड परीक्षा में लिखा जाएगा उतना ही हमने लिखा है, एडिशनल हम कुछ भी लिख के नहीं लाते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने पहले बोल रखा है अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं और स्वयं ये देख कर लिखें। ठीक है, इन स्लाइडों पे ही निर्भर ना रहें, स्वयं अपने हाथों से एक जो है कॉपी बनाए, नोट्स बनाए, और जो भी इस पॉइंट में, जो भी स्लाइड में लिख के लाते हैं वो पॉइंट लिख लें। हालांकि चित्र तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सब चित्र जो है बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए हैं। अगर इनको कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब होते हैं तो उनको भी हम बता दिया करेंगे। जैसे ये वाला महत्वपूर्ण है, इसको आप रफली बना लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रंगीन बनाए, पेंसिल से ही ऐसे बना लें, एक ऐसे पेंसिल करें और बीच में एक दीवार ऐसे झिल्ली बना दें, एक तरफ द्रव भर दें। ये हिंदी जो है, हिंदी तो लिख ही लेंगे वैसे क्या हो रहा क्या नहीं, तो चित्र जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देंगे, वो बना लो, बाद बाकी लिखो सब। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जितनी जानकारी हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। अब हम जानेंगे दूसरा टर्म विसरण क्या होता है, कि सर बताइए डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन को भी जानना बहुत जरूरी है अगर हमें पराशरण को सही से समझना है। ठीक है, देखो चलो देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, पराशरण और विसरण में अंतर भी पूछते हैं, तो इसलिए विसरण और जरूरी हो जाता है। कभी कभार पेपर एग्जामिनर जो होते हैं वो पेपर को थोड़ा सरल रखने के लिए कुछ नहीं पूछते हैं, तो पराशरण और विसरण में अंतर ही पूछ देते हैं 2 या 3 नंबर में, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखें विसरण डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, तो इस भौतिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? ये पदार्थ के अणुओं की टेंडेंसी है कि पदार्थ होते हैं वो सदैव अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। जैसे आप मान के चलें कि पानी कहीं पे भर के रख दें, अगर पानी को मौका मिला तो वो तुरंत जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भागेगा। जैसे डैम वगैरह देखा होगा, ठीक है, जो बांध वगैरह होते हैं तो उनमें पानी को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, चैनल लगाए जाते हैं, पानी की जगह स्टोर है। तो
पानी एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, जैसे ही वो चैनल खुलता है पानी तेजी से भागता है, तो क्या हुआ, विषण हुआ, वहां पे अपनी पानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भागने लगता है। ठीक, विषण के और भी उदाहरण है, जैसे आप सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है, वो जरा सी लीक करने लगे तो सिलेंडर में गैस सांद्रता बहुत ज्यादा है, बाहर है नहीं, तो अधिक सांद्रता है, बाहर निम्न सांद्रता है, जैसे ही लीक होगी खट से जो है उसके अणु निकल के बाहर भागने लगेंगे। ठीक, तो वहां पे भी विषण एप्लीकेबल है। आप पानी का एक गिलास ले लें और इसमें एक बूंद जो है इंक की डाल दें, तो जैसे उसमें डालेंगे तो आप चाहे भले उसको हिलाएं नहीं, स्टैंड बाई रखा रहने दें, एक बूंद टपका दें, तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात स्वतः वो जो इंक के अणु होंगे वो पूरे के पूरे पानी में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो ये भी यहीं पे विषण हुआ। ठीक, इसके अभी उदाहरण हम जानेंगे, बेहतरीन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। चलो, तो वही है इसमें विषण, कोई बड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ के कण पार्टिकल्स अपनी अधिक सांद्रता हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर अपने आप गति करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विषण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सरल शब्दों में समझे, जहां कोई चीज ज्यादा है, जहां कोई चीज ज्यादा है वहां से उस तरफ भागना जहां वह कम है, यही होता है। स्कूलों में भी छुट्टी होती है, देखा है, जब स्कूलों में छुट्टी होती है तो जैसे ही बेल लगती है तो क्लासों में बच्चे भरे होते हैं। ठीक है, जैसे ही घंटी लगी, बेल लगी, बच्चे जो है गेट से निकल के एकदम भागते हैं। तो वहां में मतलब क्लास में बच्चे ज्यादा है, बाहर कम है, तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भागते हैं। लंच में बच्चे खेलने के लिए आते हैं, ग्राउंड होते हैं स्कूल के, लंच में जैसी बेल लगी लंच की वैसी बाहर आ गए, तो ग्राउंड में आके बिखर जाते हैं, दूर दूर जहां तक बच्चे जाना चाहते हैं ग्राउंड में, जहां तक उनके लिए एप्लीकेबल होता है, तो वहां तक दूर दूर तक अपने फैल जाते हैं बच्चे जो है, तो वहां भी विषण हो गया। तो यह तब तक चलता है जब तक कि सब जगह कण बराबर ना हो जाए। अच्छा, विषण कब तक चलता रहेगा, तब तक जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये देखो विषण की प्रक्रिया देखो दे रखी है, चरणबद्ध, अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना। जैसे यहाँ पे एक तरफ अणु है मिले के और इस तरफ है नहीं, अब देखो चरण कण दोनों क्षेत्रों में फैल रहे हैं, दोनों क्षेत्रों में फैल गए, चरण कण समान रूप से वितरित हो गए, अब समान रूप से वितरित हो गए, इक्वली इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, सांद्रता का अर्थ अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता का मतलब ये होता है कि अधिक अणुओं की संख्या, अधिक कणों की संख्या, और कम सांद्रता का मतलब होता है कम कण। ठीक है, तो जो बच्चे अधिक सांद्रता और कम सांद्रता को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लें, अधिक सांद्रता का मतलब कण अधिक और कम सांद्रता का मतलब कण कम, लो कंसंट्रेशन होंगे वहां पर। ठीक है, चले, अच्छा, तो ये हो गया हमारा सांद्रता। इससे रिलेटेड कुछ जल्दी से हम उदाहरण देख लेते हैं। देखो, विषण के कुछ बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, हमने बताया अगरबत्ती या परफ्यूम की खुशबू, जब आप कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुशबू के कण हवा में मिलकर कम सांद्रता वाली जगह की ओर फैलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट रखें। देखें, तो इस तरीके से जैसे अगरबत्ती हमने एक जगह कमरे में जला दी, ठीक है, तो खुशबू के कण अगरबत्ती के पास सांद्रता में होते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे हम देखते हैं खुशबू के कण जो है पूरे कमरे में फैल जाते हैं। या आप परफ्यूम ले आइए कोई, ठीक है, एक कोने पे ले जाके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके उसको छिड़क दीजिए, ठीक है, तो उसके जो कण होंगे वो समान रूप से जो है दूर दूर तक चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी विषण है। उसी तरीके से हमने बताया कि पानी में स्याही जो है, पानी में आप इंक की बूंद डाल दें, देखो पूरे में वितरित हो गई। देखो चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि एक बूंद डाली, पहले घुल रही है, तीसरे क्षण में समान रूप से पूरे में वितरित हो गई। उसी प्रकार गर्म खाने की महक का विषण, ठीक है, कहीं पर हम बैठे हो, खाना बन रहा हो तो उसकी महक आ जाती है। देखो गोलू मोलू यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनको खाने की महक लग गई, ठीक है, और बेचारे ये एकदम जो है इनका मन चलने लगा कि हमको भी मतलब कुछ हो जाए, जो है खाने के लिए यहाँ पड़ रहे थे गोलू मोलू बैठे हुए, और इनको मतलब महक लग गई। समझ लो यहाँ जैसे कोई खाना पकड़ा मन पसंदीदा, यहाँ पे समोसे वमोसे वगैरह कहीं पे सिक रही हो, ठीक है, तो समोसे की महक आ जाती है, कहीं पे दावत दावत वगैरह चल रही हो, खाना पकड़ा हो, ठीक है, तो उसकी महक उठती है, ठीक है, तो कहते हैं वाह महक आ रही है। तो महक किसकी वजह से आ रही है, इसी विषण की प्रोसेस चल रही। अच्छा, गर्म खाने में ही महक आती, ठंडे खाने में महक नहीं आती। इसका कारण क्या है कि ठंडे खाने में जो खाने के अणु होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा कम होती है, गर्म किया जाता है तो अणुओं की हो जाती गतिज ऊर्जा, बहुत से उसके अणु जो उड़नशील होते हैं, बाष्पशील, वो बाहर उड़ने लगते हैं और बाहर आ जाते हैं, फिर पूरे में फैलने लगते हैं। ठीक, चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये विषण के कुछ बेहतरीन से उदाहरण हैं
स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखें भाई, आगे देखें ऑस्मोसिस। अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ से पराशरण हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सही से समझ में आएगा पराशरण। हमने झिल्ली के बारे में जान लिया, 3 प्रकार की झिल्लियां, उसमें हमने अर्धपारगम झिल्ली के बारे में सही समझा क्योंकि यहाँ पे काम करेगी। दूसरा विषण के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि पराशरण क्या होता है। सर अब बताइए पराशरण क्या होता है। देखें पराशरण क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, समझते हैं और फिर उसको एक चित्र के थ्रू अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें, मन एकाग्र करेंगे। देखो पराशरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक। विषण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो कह रहे हैं कि जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक से, जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक किया जाता है। देखो अर्धपारगम झिल्ली आ गई है, किया जाता है तो विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन में पहुंचकर दोनों ओर समान सांद्रण यानी कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, कैसा होता है, क्या करें कि एक तरफ मतलब एक कंटेनर ले लें, ठीक है, ऐसे समझें, और इसमें एक तरफ बीच में इसके लगा दें अर्धपारगम झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें। अब इसके एक तरफ हम भर दें तनु विलयन और एक तरफ भर दें सांद्र विलयन। जो बच्चे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो तनु विलयन और सांद्र विलयन को सही से समझ पा रहे होंगे। हम अभी बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा खींचेगा। ये सब बता चुके हैं। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र क्या होता है, ठीक। तनु का मतलब वाला क्या होता है, समझ लें कि विलयन, अगर विलयन में विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा है तो वो सांद्र है, कम है तो तनु है, ठीक। इतना समझ लें। तो एक तरफ हमने ले लिया तनु विलयन, एक तरफ हमने ले लिया सांद्र विलयन और बीच में लगा दी हमने अर्धपारगम झिल्ली। तो हम देखेंगे कि जो विलायक के अणु होंगे वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करेंगे। क्या करेंगे? गति करेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। और अर्धपारगम झिल्ली के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था कि अर्धपारगम झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है, विलयक अणुओं को नहीं जाने देगी, ठीक है। अब जैसे अब देखो ऐसे समझो, इस तरफ भी विलय और विलायक के दोनों अणु हैं और इस तरफ भी विलय विलायक के दोनों अणु हैं। तो ये तो पता है कि केवल विलायक के अणु ही जाएंगे, अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही होकर गुजरेंगे। हमें ये जानना है कि किस तरफ जाएंगे, तनु से सांद्र की तरफ आएंगे या सांद्र से तनु की तरफ जाएंगे। ये हम जान लेंगे तो हम कहते हैं हमारा यही पराशरण है, यही पराशरण है, ठीक है। बात बाकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो जानकारी हमने दी है उसको तो आप अप्लाई करते हैं, उससे आप ये पता कर लेंगे कि कौन जाएगा, विलय के जाएंगे, विलायक के जाएंगे या दोनों के जाएंगे, ठीक है। लेकिन किस तरफ जाएंगे इसका नॉलेज तब होगा जब पराशरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पराशरण में क्या होगा कि अर्धपारगम में झिल्ली लगाई, एक तरफ हमने अधिक सांद्रता का विलयन भरा, एक तरफ हमने कम सांद्रता का विलयन रखा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि तनु विलयन से विलायक के अणु जो हैं वो अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये पराशरण हो गया। अच्छा और भी देखते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर। अच्छा हम सांद्र विलयन की जगह जैसे एक तरफ यहाँ पे हम क्या कर लें, एक तरफ हम भर लें शुद्ध जल और एक तरफ उसका विलयन भर लें, तब भी यही होगा। तो हमारा जो शुद्ध विलायक जो होगा यानी कि जल के अणु होंगे तो वो तनु विलयन की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने तनु विलयन ले लिया, सांद्र विलयन ले लिया, तो तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इससे मतलब विलायक, अब देखो क्वेश्चन 2 है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन ये है कि सर विलायक के अणु ही क्यों जा रहे हैं, विलयक अणु क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका आंसर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मिल गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही ऐसी, हम क्या करें उसमें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्षेत्र और इतने छोटे छोटे होते हैं कि केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, विलयक अणु नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर, एक तो आंसर हमें ये मिल गया कि सर विलायक के अणु ही क्यों जा रहे हैं, विलय के क्यों नहीं जा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आंसर क्यों हमने क्या कहा, क्यों लगाए, क्यों हमारा जो है तनु से सांद्र की तरफ जा रहे हैं, सांद्र से तनु की तरफ भी तो विलायक के अणु आ सकते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पराशरण से।
देखो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो हम जानते हैं कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलेय पदार्थ के घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। ये बात तो जानते ही, वाष्प दाब में अवनमन हमने पढ़ा रखा है। तो अच्छा, विलयन ये भी बनाया, विलयन ये भी बनाया, तनु विलयन बनाया, समझे रहे ना बात से। तो इसमें हमने विलेय कम घोला, इसमें जो हमने विलेय था वो कम घोला होगा, विलेय की मात्रा इसमें कैसी रही होगी? कम रही होगी, क्योंकि ये तनु है। अच्छा, इसमें हमने विलेय पदार्थ ज्यादा घोला होगा, इसमें विलेय पदार्थ हमने ज्यादा घोला होगा, तब तो ये सांद्र है। ठीक है, अब जरा बताओ किसमें वाष्प दाब ज्यादा कम हुआ होगा? वाष्प दाब में अवनमन किसमें ज्यादा हुआ होगा, इसमें या इसमें? तो देखो, जिसमें हमने विलेय पदार्थ ज्यादा डाला है उसमें ज्यादा अवनमन हुआ होगा, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन में हमने बताया था कि वाष्प दाब में अवनमन जो होता है वो उस विलयन की मूल लता के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे विलेय पदार्थ की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वाष्प दाब घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे वाष्प दाब ज्यादा घटेगा, यहाँ का जो वाष्प दाब होगा वो जो है ज्यादा घटेगा, यहाँ का थोड़ा कम घटेगा, घटेगा दोनों में, लेकिन इसका वाष्प दाब ज्यादा माइनस में चला जाएगा, इसका थोड़ा ऊपर रहेगा। जैसे मान लें इसका जो है ज्यादा मतलब माइनस चला गया, इसका समझाने के लिए यहाँ पे रहा वाष्प दाब। ठीक है, समझे इसको। तो ऐसी कंडीशन में वाष्प दाब ज्यादा किधर है, तुलना करो, वाष्प दाब किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है, इधर इधर ज्यादा है, सब वाष्प दाब इधर ज्यादा है। यहाँ वाष्प दाब ज्यादा ही घट गया क्योंकि यहाँ पे हमने विलेय ज्यादा ही घोल दिया है। ठीक है, यहाँ कम घोला तो यहाँ वाष्प दाब कम घटा। तो दोनों की जब आप तुलना करोगे तो यहाँ का वाष्प दाब ज्यादा होगा ना तनु वाले का, जहाँ का वाष्प दाब ज्यादा होगा वहीं से अणु मूव करेंगे, जहाँ का वाष्प दाब ज्यादा होगा वहीं से अणु मूव करेंगे। किसके अणु? विलायक के। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी। अगर यहाँ पे पारगम्य लगा देते तो विलेय तथा विलायक दोनों के चले जाते उस तरफ, लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, तो इसीलिए जो जल के अणु होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो अपने तनु विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करेंगे, और ये तब तक गति करते रहेंगे जब तक दोनों तरफ वाष्प दाब बराबर नहीं हो जाता है। दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाना चाहिए, या दोनों तरफ दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आयो समझ में? तो इसीलिए होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने तनु सांद्र लिया, अगर हम यहाँ पे शुद्ध विलायक जल ही जल ले लें और एक तरफ हम उसका जो है विलयन ले लें, अच्छा विलयन जो लेंगे वो कैसा होगा, वो उसकी तुलना में कैसा होगा, मतलब उसके वाष्प दाब में कमी आई होगी। ठीक है, शुद्ध विलायक जो होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। भाई शुद्ध विलायक जल लेंगे तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हम 1 लीटर पानी ले लें, भर लें, यहाँ पे 1 लीटर पानी में हम 10 ग्राम या 20 ग्राम चीनी घोल दें। ठीक है, तो वाष्प दाब किसमें कम हुआ होगा? इसमें कम हुआ होगा ज्यादा, इसमें तो कमी नहीं हुआ होगा। इसीलिए शुद्ध विलायक जल के अणु जो है उस विलयन की तरफ मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक बराबर नहीं कर देंगे। हम तो बराबर करके मानेंगे वाष्प दाब, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये होती है विसरण की, पराशरण की पूरी कहानी। देखिए वही बात हमने यहाँ पे अच्छे से लिख रखी है जो हमने समझाया है। देखें, यदि किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को पृथक किया जाए, दो विभिन्न सांद्रता वाले मतलब एक की सांद्रता कम हो एक की ज्यादा हो, तो सदैव ध्यान रखना कम से ज्यादा की तरफ वाटर के अणु मूव करेंगे। अच्छा, जिसकी सांद्रता कम होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। इसी क्लास में हम आगे जानेंगे, ठीक है, आगे पढ़ने में मिलेंगे भी सही से। और जिसकी ज्यादा होती है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। तो सदैव ध्यान रखना पराशरण हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ ही होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका कारण हमने बता दिया। वाष्प दाब हाइपो का ज्यादा होता है, उसका कम होता है। ठीक है, एसिडी होता है। तो यदि किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को पृथक किया जाए तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले तनु विलयन से अधिक सांद्रता वाले सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। जो हमने बताया वही लिखा है शुद्ध हिंदी में। यह क्रिया तब तक चलती रहती है तब तक जब तक दोनों ओर विलयनों का सांद्रण बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए सांद्रता, तब तक ये चलता रहेगा पराशरण। तो इस क्रिया को पराशरण ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस कहते हैं। टू पुश
जल के अणुओं को पुश किया जा रहा है, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, ठीक है, उस तरफ आ जाओ। यहाँ पे जल के अणु ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, वहां पर उनके दाब में कमी आ गई, तो इसी को क्या कहते हैं, पराशण। तो ये पराशण। अच्छा, अब पराशण की हमने एक बहुत छोटी सी यहाँ परिभाषा लिख रखी है। बच्चे कहेंगे कि सर ये इतनी बड़ी आपने लिख दी, हम क्या गए ऐसे याद करें, तो समझ लिया, इसको लिख सकते हैं। देखो कह रहे हैं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाना, या अर्धपारगम झिल्ली में से मतलब गुजरना ही क्या कहलाता है, पराशण कहलाता है। तो ये पराशण की सिंपल परिभाषा है। लिख तो ये पूरा लें क्योंकि ये पूरी प्रोसेस जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक पराशण समझ नहीं आने वाला। केवल यही परिभाषा समझ ली तो फिर नहीं समझ पाओगे, समझ रहे। तो इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको समझ लो केवल, ठीक है, क्योंकि इस चित्र में जो चल रहा है वो सब यहाँ लिखा है। और ये अपने जो है सामान्य सी 2-3 लाइनों की परिभाषा लिख दो, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि पराशण में सदैव तनु विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की तरफ मूव करते हैं, गति करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पराशण कहते हैं, ठीक है। तो और देखें इसमें और क्या हमारे काम का है, देखें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होके चलते हैं, मुख्य बिंदु हैं, ठीक है। विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों ओर सांद्रण समान नहीं हो जाता, दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। इस प्राकृतिक प्रवाह को ही क्या कहते हैं, पराशण कहते हैं। तो ये पराशण की परिभाषा 3 लाइनों में हो गई। ये हमने परिभाषा पॉइंट वाइज लिख दी, तोड़ के लिख दी, ठीक है। तो चाहे ये याद कर लो, चाहे ये याद कर लो, दोनों ही सरल है, बस याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और ये चित्र हमने बता दिया, इस चित्र को बनाना है, इस चित्र को बनाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक इस चित्र को नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चित्र अपने बना लेना आराम से, ठीक है, जरूरी नहीं है रंगीन बनाओ, सिंपल सी एक ऐसे बना लेना, ऐसे करके ऐसे लेयर बना के, ठीक है, इस तरह से भर देना, ऐसे करके सॉल्यूशन बन जाएगा चित्र, ठीक है। चले, अच्छा, तो ये हो गया हमारा पराशण, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो, अभी भी ना समझ में आ रहा हो, तो एक बार दोबारा देख लें, वीडियो पॉज करके पीछे बैक करके, क्योंकि हमने सही से समझा दिया है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम समझाएं और समझ में ना आए, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चले, अच्छा, बशर्ते बच्चा जो है, बच्चे के प्रति सीखने की ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर उसमें जिज्ञासा नहीं है, सीखना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सिखा नहीं सकती, उसे समझा नहीं सकती, ठीक है। चले, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पराशण तथा विसरण में अंतर। पराशण तथा विसरण में अंतर को अब हम जानने चल रहे हैं, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं, पराशण तथा विसरण में अंतर समझ लें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बायो में भी कभी कभार पूछ देते हैं और केमिस्ट्री में तो पूछा ही जाता है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर पढ़ें अवश्य। देखें, अच्छा, पराशण में क्या होता है, एक बात हम पहले बता दे रहे हैं कि पराशण की जो प्रोसेस है वो केवल पदार्थ की द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक। विसरण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों में होता है। पराशण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। विसरण के लिए किसी भी प्रकार की झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं। अभी जब हमने विसरण बताया, किसी झिल्ली का जिक्र किया, भाई अगर हम अगरबत्ती जलाए तो उसमें क्या कोई झिल्ली लगाई हमने, ठीक है, कोई झिल्ली नहीं लगाई है। सिलेंडर से गैस निकल रही है तो झिल्ली के थ्रू वो निकल रहे, नहीं निकल रहे। तो विसरण के लिए किसी प्रकार की कोई झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, पराशण की क्रिया को पराशण दाब लगा के रोका जा सकता है, वो विलयन में लगाएंगे पराशण दाब, वो भी समझेंगे, ठीक। विसरण को नहीं रोका जा सकता। एक बार अगर गैस लीक हो गई तो फिर क्या उसको वापस ले आओगे, अणु को नहीं ला पाओगे, तो सब चले गए, महक गई, ठीक है उसमें। चलिए, अच्छा, अब इसमें अंतर देखते हैं, वही लिखे हमने। देखो, पराशण में केवल विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं। यही हमने बताया कि विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। जबकि विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु, विलेय तथा विलायक दोनों के अणु, सिलेंडर में जो भी भरा होगा सब निकलेगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं केवल विलायक के जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इस बात को जो है ध्यान रखें कि पराशण में केवल विलायक के अणु ही मूव करते हैं, जबकि विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु मूव करेंगे।
और जब पराशर में विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाते हैं, जबकि मिश्रण में विलय तथा विलायक दोनों के अणु अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। इस अंतर को समझ लिया, समझ जाओगी तो आप बच्चों ने मिश्रण को भी समझ लिया, पराशर को भी समझ लिया, ठीक है। अगला अंतर देखें, पराशर केवल पदार्थ की द्रव अवस्था में पाया जाता है जैसा हमने बताया, जबकि मिश्रण पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीनों ही अवस्था में होता है। देखो चित्र बना, ठोस में भी मिश्रण होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है, ठीक है। ऊपर देखो चित्र, पराशर केवल विलायक गति, पराशर में केवल देखो विलायक की गति हो रही है अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और मिश्रण में विलय एवं विलायक दोनों गति हो रही है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब यहाँ पे झिल्ली नहीं है, यहाँ पे इन्होंने झिल्ली लगा दी, मिश्रण में झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। विलय विलायक के अणु ऐसी रैंडम प्राकृतिक रूप से गति करेंगे, ठीक। तीसरा अंतर देखें, पराशर में अर्धपारगम में झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि मिश्रण में किसी भी झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है, झिल्ली नहीं चाहिए। देखो पराशर में यहाँ झिल्ली लगाई, अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक, मिश्रण में झिल्ली की आवश्यकता नहीं, झिल्ली लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पराशर को पराशर दाब लगाकर रोका जा सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उस पे लगाएंगे विलयन पे तो पराशर रोका जा सकता है, ठीक है, लेकिन मिश्रण को नहीं रोक सकते हैं। एक बार अगर सिलेंडर से गैस निकल गई तो क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? सिलेंडर भर सकते हैं, दोबारा पकड़ कैच करके नहीं ला सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक बार अगर खुशबू जो है खाने के अगर आसपास जरूर चली गई तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो मिश्रण को नहीं रोका जा सकता है, पराशर की प्रक्रिया को पराशर दाब लगा के रोका जा सकता है। पराशर दाब को आगे इसी के लेक्चर में समझेंगे पराशर दाब क्या होता है, ठीक। चले अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर, आज की क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। देखें पराशर के प्रकार, देखें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं पराशर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है जनरली, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। इन दोनों को हम अपने जो है सामान्य दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझेंगे और बहुत आसानी समझ जाएंगे। इन उदाहरणों को, इन प्रयोग को आप अपने घर बैठे घर पे आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आप किशमिश ले आए, अंगूर ले आए, घर बैठे ये प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चले देखते हैं क्या होता है। देखो पराशर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। आधार, विलायक पानी के प्रवाह की दिशा के आधार पर पराशर दो प्रकार का होता है कि विलायक यानी कि जल किस तरफ जाएगा, जिस विलयन में हम पराशर करा रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे कोशिका लेंगे हम या एक पदार्थ लेंगे तो पानी उस पदार्थ के अंदर जाएगा या उससे बाहर निकल आएगा। इस आधार पर ये दो प्रकार का, अभी हम समझाएंगे, अभी समझ में आ रहा। देखो पहला होता है अंतः पराशर यानी कि एंडोऑस्मोसिस। पहला कौन सा होता है? अंतः पराशर यानी कि एंडोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। देखो एंडो का मतलब होता है अंदर, ऑस्मोसिस का मतलब ऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में जो पानी होता है, जो विलायक के अणु होते हैं वो उस पदार्थ के अंदर चले जाते हैं, ठीक। देखिए अंतः का मतलब होता है अंदर। जब किसी कोशिका या पदार्थ को ऐसे घोल में रखा जाता है जो कोशिका के अंदरूनी घोल से पतला यानी कि हाइपोटोनिक हो। कैसा हो? हाइपोटोनिक हो। कैसा होना चाहिए? हाइपोटोनिक। जैसे मान के चले, जैसे एक हमने यहाँ पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक कोशिका ला के रख दी, ठीक। और ये जो विलयन यहाँ पे भरा है, ये कैसा भरा है? हाइपोटोनिक। कैसा है? हाइपोटोनिक, यानी कि डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट। तो यहाँ पे बताओ पराशर में पराशर की प्रोसेस होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोशिका कला होगी ये अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करेगी। बच्चे कहेंगे सर अर्धपारगम झिल्ली कहाँ लगाई? जो झिल्ली लगी क्या? कोशिका की जो कोशिका कला है वो अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करेगी और इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा है। जो कोशिका द्रव्य होगा वो हाइपरटोनिक होगा, वो सांद्र विलयन की तरह काम करेगा। जो बाहर होगा वो तनु विलयन की तरह काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में पानी कहाँ आएगा? अंदर जाएगा कोशिका, बाहर आएगा। तो अब बता ही पाओगे कि पानी अंदर चला जाएगा, क्योंकि पराशर में हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, बस ये बात रट लें। हाइपो से हाइपर की तरफ, हाइपो से हाइपर की तरफ या तनु से सांद्र की तरफ,
ये बात रट लें, बाद बाकी कभी पराशर में कभी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। तो पानी जब इसके अंदर चला जाएगा तो कोशिका धीरे धीरे पानी भरने की वजह से फूलेगी। एक समय ऐसा आएगा इसमें खूब सारा पानी भर जाएगा अधिकतम जो है, तो ये कोशिका जो कला होगी वो फट भी सकती है, कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, चले अच्छा, इसमें किसमिस वाला उदाहरण दे रखा, अभी हम समझाएं किसमिस वाला। देखो तो ये हो गया परिणाम, कोशिका या पदार्थ इसमें फूल जाएगा। जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो जो कोशिका होगी या जो पदार्थ होगा वो फूल जाएगा, उसमें एक ग्रोथ हो जाएगी। उदाहरण, सूखी किशमिश को पानी में डालने पर उसका फूल जाना। जैसे ये देखो उदाहरण लगा हुआ, बहुत बेहतरीन सा यहाँ चित्र लगा रखा है, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सूखी किशमिश को पानी में डालने पर उसका फूल जाना। देखो यहाँ पे हमने पानी लिया, उसमें सूखी किशमिशें हमने डाल दी, रेजिन्स डाल दी, पानी में डालने पर क्या होगा, ये देखो फूलने लगेंगी। क्या होने लगेगा, ये फूलने लगेंगी। देखो ये फूल रही हैं, देखो किशमिश पानी सोखकर फूल जाती है। यह अंतःपराशरण एंडोऑस्मोसिस का क्या है, उदाहरण है। देखो फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं कि ये जो किशमिश की जो बाहर की जो झिल्ली है, जो परत होती है, वो यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। किसी तरह काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह। तो पानी में डालने पे कुछ समय पश्चात किशमिश फूल जाएंगी। इनको घर बैठे प्रयोग कर सकते हैं। किशमिश ले आए, घर पे होगी नहीं होगी मार्केट से ले आए, 10-12 किशमिश पानी में डाल दें, घंटा 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद देखें किशमिश में फूल जाएंगे। तो क्या हो गया, एंडोऑस्मोसिस हो गया। ठीक, पानी अंदर चला गया। यहाँ पर देखो ये थोड़ा वैसा चित्र दिखाया, परखनली के माध्यम से अंतःपराशरण का चित्र। प्रारंभिक अवस्था देखो, अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा रखी, एक तरफ पानी भर दिया और एक तरफ जो है पदार्थ पतला घोल, एक तरफ ये घोल भर दिया। ठीक है, मतलब विलयन भर दिया उसका। तो यहाँ पे पानी इस तरफ मूव करेगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ ये हाइपो होगा, ये हाइपर हो जाएगा, पानी इस तरफ जाएगा। पानी का अंदर की ओर प्रभाव, देखो यहाँ पे पानी का लेवल घट गया, पहले बराबर था, और जैसे ही हमने यहाँ पर जो है वो लगाया क्या नाम, अर्धपारगम झिल्ली, कुछ समय पश्चात हमने देखा कि इस तरफ बढ़ गया, मतलब द्रव का जो स्तर था वो बढ़ गया, द्रव स्तर में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एंडोऑस्मोसिस हो गया। चले अच्छा, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा एंडोऑस्मोसिस। अगला देखो एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस को समझ गए तो एक्सोऑस्मोसिस को भी समझ जाओगे, बहुत आसान है। एंडोऑस्मोसिस में पानी अंदर गया था, एक्सो में बाहर आ जाएगा। एंडो में बाहर का जो पानी भरा था, बाहर का जो विलयन था वो कैसा था, हाइपोटोनिक था, तनु विलयन था, अंदर का सांद्र था। अब उल्टा कर दो, बाहर का हाइपर कर दो, अंदर का हाइपो हो जाए तो पानी बाहर आ जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। देखें, बाहरी पराशरण यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस को भाई समझ लें क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। देखें एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो में ब्राय का मतलब होता है बाहर। जब किसी कोशिका या पदार्थ को ऐसे घोल में रखा जाता है जो कोशिका के अंदरूनी घोल से गाढ़ा यानी कि हाइपरटोनिक हो। कैसा हो, हाइपरटोनिक हो, तो कोशिका के अंदर का पानी निकलकर बाहर जाने लगता है, बाहर निकल आएगा। ठीक, जैसे कोशिका सिकुड़ जाती है, भाई उदाहरण समझ लो, पानी कोशिका हम ले लें और उसको हाइपरटोनिक में रख दें, जैसे पानी की जगह आप उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दें या नमक डाल दें या कुछ और डाल दें तो वो हाइपर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में कुछ समय पश्चात देखेंगे कोशिका की डेथ हो जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा निकल के। ठीक, उदाहरण अंगूर को चीनी के बहुत गाढ़े घोल यानी कि चाशनी में डालने से उनका पिचक जाना। अंगूर ले आइए आप, चीनी का गाढ़ा घोल तैयार कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें जो है 4-5 चम्मच चीनी डालिए। ठीक है, थोड़ी चीनी से काम नहीं चले, गाढ़ा घोल बनाना, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, चिपचिपा बना दिया जो है उसमें, मतलब अंगूर डूबे ही नहीं, ऊपर ही ऊपर बने रहे। ठीक है, मतलब गाढ़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा गाढ़ा बना लो, चाशनी बना लो। ठीक है, उसमें आप डाल दो तो कुछ समय पश्चात जब हम देखेंगे अंगूर हमारे पिचक जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ चित्र लगा है कि अंगूर को चीनी के बहुत गाढ़े घोल चाशनी में डालने पर उसका पिचक जाना। ये देखो अंगूर लगे, ताजे अंगूर लेके आए, हमने डाल दिया चाशनी में, चीनी के गाढ़े घोल चाशनी में देखो डाल दिया तो कुछ समय पश्चात अंगूर पिचक गए। ये देखो पिचक गए, इनकी जो मतलब मेम्ब्रेन थी वो श्रिंक कर गई। अंगूर की जो मेम्ब्रेन है ये भी अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। ठीक, इसके अतिरिक्त इसका दूसरा उदाहरण है ताजी सब्जियों पर नमक छिड़कने पर उनका पानी छोड़ जाना और मुरझा जाना। देखा होगा घरों में मतलब टमाटर वगैरह, ककड़ी वगैरह, खीरा वगैरह सलाद के रूप में खाया जाता है, उसमें नमक डाल दिया जाता है ऊपर से,
तो नमक जब डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ जाते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि नमक डालने से जो इनके बाहर बाहर जो पानी होता है वो एक तरीके का विलयन बन जाता है, शांत, और इनके अंदर जो हो जाता है वो तनु हो जाता है, तो पानी अंदर से निकल के बाहर आ जाता है, तो पानी पानी हो जाता है। प्याज देखा होगा, प्याज जब हम खाते हैं तो प्याज में नमक डाल लेते हैं ऊपर से, तो डालने के बाद देखा होगा प्याज पानी छोड़ जाता है। क्यों छोड़ जाता है? क्योंकि बाहर हो गया सांद्र विलयन और अंदर उसके भरा तनु विलयन, तो पानी बाहर तो आ ही जाएगा। इसीलिए घरों में हमारी जो मम्मी वगैरह होती हैं वो मना कर देती हैं कि मतलब अलग से प्याज लो, अलग से खाओ, ताकि अगर प्याज बच रहा है तो उसको रख दें, सूखा बना रहे, गीला ना हो। ठीक, तो इसीलिए जो है ये बुझा जाते हैं। ठीक, चलें, अच्छा, और ये भी वही उदाहरण है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में बाहरी गोल वाला है, ये उदाहरण समझा रखा है, तो उसी टाइप का यहाँ हमने समझा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब हम देखेंगे जो हमने क्वेश्चन बताए थे कि डे टू डे लाइफ से, दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पराशर से, उन 3 क्वेश्चन को इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। बेहतरीन से क्वेश्चन है, देसी अंदाज में अपने समझेंगे। ठीक है, और ये सब प्रयोग करते भी हैं और मतलब सबने किया भी होगा, नहीं किया होगा तो ये भी करके देख लेना। ठीक है, ये तो हम तो अक्सर करते रहते हैं। ठीक है, कपड़े धोना, कपड़े तो सभी धोते हैं। ठीक है, तो नहीं धोते हैं तो धो के देख लेना एक बार कपड़े, ये ऐसी उंगलियां ऐसी क्यों हो जाती हैं, तो इसको जानने चल रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न है कि लंबे समय तक पानी या साबुन के घोल में काम करने पर हाथों की उंगलियां क्यों सिकुड़ जाती हैं? जैसे हम जानते हैं कि आप लंबे समय तक जो है पानी के संपर्क में रहे, पानी से रिलेटेड कोई काम करते रहे, कपड़े धोते रहे या और भी कोई काम करें घर का, जिसमें लगातार आपके ये हाथ पानी के संपर्क में रहे, तो हम देखते हैं कि हमारे हाथों उंगलियों में सिलवटें सी पड़ जाती हैं, सिकुड़न सी आ जाती है, हाथ एकदम क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और एकदम सिलवटें से पड़ जाती है, मुलायम हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इसमें क्या आ जाता है, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी कि जो पानी होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा निकल के। ठीक है, देखो भाई कैसे आता है, सरल भाषा में लिखा है कि जब हम लंबे समय तक पानी या विशेषकर साबुन के घोल, डिटर्जेंट सॉल्यूशन में कपड़े धोते हैं तो बाहरी पराशरण एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि साबुन का जो घोल होता है वो एक अति पराश्रयी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। साबुन जब हम उसमें रगड़ते हैं, ठीक है, उसमें रगड़ते हैं तो साबुन का फेना और प्लस कपड़े की गंदगी, उसमें धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये सब लग जाते हैं, तो ये पूरा बन जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हमारी त्वचा की कोशिकाओं में अंदर जो ईसीएम भरा रहता है, कोशिकाओं के बीच बीच में, वो काम करने लगता है हाइपो की तरह। तो बाहर वाला हो गया हाइपर, अंदर वाला हो गया हाइपो। क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, निकले, पानी बाहर आ जाएगा तो चीजें सिकुड़ जाती हैं। जैसे किशमिश अभी हमने डाली थी, सिकुड़ गई, वो अंगूर हमने डाले, सिकुड़ गए। क्यों सिकुड़ गए? वो प्याज और वो क्यों सिकुड़ गए? क्यों? पानी बाहर आ गया। ठीक, तो सिकुड़न तभी होगी जब पानी बाहर आ रहा, निकल गया, नहीं गया, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक, तो घोल एक अति पराश्रयी विलयन की तरह काम करता है, जिसकी सांद्रता हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्रव से अधिक होती है, इसीलिए पानी बाहर आ जाता है। हमारी त्वचा एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है। मालूम है, हमारी ये जो त्वचा है ये एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। ठीक है भाई, कोशिका कलाई अर्धपारगम झिल्ली है, और ये हमारी त्वचा बनी किसकी? कोशिकाओं की तो बनी, ऐसा तो नहीं लोहा कंकड़ पत्थर की बनी हुई, मिट्टी की बनी हो। तो ये सब क्या है? ये सब कोशिका ही है, कोशिका कला है। ठीक है, पराशरण के नियम के अनुसार पानी अंगुलियों की कोशिकाओं के अंदर से निकलकर बाहर के गाढ़े साबुन के घोल में जाने लगता है। पानी की इस कमी के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और अंगुलियों की त्वचा पर सिलवटें या सिकुड़न दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये इसका जनरल सा उदाहरण है। ये देखो चित्र भी लगा हुआ है, सामान्य स्थिति में ऐसा होगा, साबुन के घोल में भिगोने पर पानी कोशिकाओं के अंदर से बाहर की ओर आने लगता है। ठीक है, पानी की कमी से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और उंगलियों की त्वचा पे सिलवटें सिकुड़न दिखाई देने लगती है, हालांकि कुछ समय के लिए होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं। पानी यानी बाहर से जब पीते रहते हैं तो उन कोशिकाओं में अंदर चला जाता है। ठीक है, जो पानी हम ड्रिंक करेंगे तो उसमें चला जाएगा, इनकी जो पानी कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी, तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी कुछ समय पश्चात। ठीक, चलें, अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को केवल हमने समझाने के लिए लगाया, ये पेपर में ऐसा नहीं, पेपर में पूछा जाए, ये मतलब डे टू डे लाइफ से, इससे जो है केमिस्ट्री के प्रति बच्चों में थोड़ी ललक, जिज्ञासा जागती है और जागनी चाहिए, और ये जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, आप बता सकते हैं बच्चों
कि मतलब कोई भी घर में कोई मेंबर है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, एक दूसरे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कशन के लिए लगाया है। आपस में जो बच्चे हैं, गली मोहल्ले के अपने क्लास के बच्चे हैं, तो उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसा क्यों होते हैं। वो नहीं बता पाएंगे तो आप बता दें क्यों, क्योंकि आप केमिस्ट्री की पाठशाला को अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रतन सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका आंसर बता देंगे आसानी से। चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या होगा, यदि एक समुद्री मछली जो खारे पानी में रहती है वो नदी के ताजे पानी में डाल दिया जाए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बायो का भी क्वेश्चन बायो में पूछा जाता है। देखो कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बताओ कि समुद्री पानी में रह रही मछली, खारे पानी में रह रही, समुद्र में रह रही मान चलो, और उसको ताजे पानी में डाल दो। तो ताजे पानी में जब डाल दोगे, ताजा पानी एक्ट एज ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, किसकी तरह काम करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और उसके अंदर जो द्रव भरा होगा वो हाइपर की तरह काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में पानी किधर जाएगा, अंदर चला जाएगा, हाइपो टू हाइपर, यानी कि पानी जो है मछली के शरीर के अंदर बढ़ता चला जाएगा। इसकी जो ये जो मतलब स्किन होगी ये ऐसे जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेगी और पानी इसके अंदर जाने लगेगा। ऐसी कंडीशन में मछली में पानी भर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, और मछली में पानी ज्यादा भरने से उसका ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ेगा, ठीक है, बिगड़ने से क्या होगी, उसकी डेथ भी हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। आई बात समझ, तो एंडोऑस्मोसिस होगा। चलें अच्छा आप समझते हैं इसको, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखें कह रहे हैं कि यदि एक समुद्री मछली को अचानक ताजे पानी फ्रेश वाटर में डाला जाता है तो अंतःपराशरण की क्रिया के कारण मछली के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, मतलब मछली मर भी सकती है अगर ज्यादा पानी चला गया, अगर वो मेंटेन नहीं कर पाई। अच्छा समुद्र में जब तक रहेगी तब तक उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट ऐसा है, उसने अपने आप को ऐसा ढाल रखा है कि पानी अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन अब तुमने उसका एनवायरमेंट ही चेंज कर दिया है, समुद्र घटा के उसको जो है हाइपो में रख दिया, और जनरली जो है समुद्र में रहती है तो इसके अंदर जो द्रव भरा वो भी हाइपर और समुद्र का पानी भी हाइपर, तो दोनों तरफ हाइपर हाइपर है, तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। लेकिन तुमने क्या किया, उठा के उसको हाइपो में रख दिया, तो पानी अंदर चला जाएगा, बेचारी मछली के अंदर पानी भरने लगेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है। समुद्री मछली के शरीर के अंदर का घोल बाहर के ताजे पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है, ठीक है। इस स्थिति में बाहर का पानी मछली के शरीर के लिए एक अल्प पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करने लगेगा तो फिर वो पानी मछली के अंदर जाने लगेगा। देखो ठीक है, पराशरण के कारण बाहर का पानी मछली की कोशिकाओं के अंदर तेजी से घुसने लगेगा, इससे उसकी कोशिकाएं और अंग अत्यधिक फूल सकते हैं, जिससे उस मछली की मृत्यु भी हो सकती है। संकट है उसके जीवन पे, ठीक है। देखो ये मछली है, समुद्री मछली से हमने समुद्री मछली लाए, खारे पानी निकाले, उसको हमने शुद्ध पानी में रख दिया, ताजे पानी में, ठीक है। फिर ताजे पानी डालने पर ताजा पानी जो होगा उसके लिए अल्प पराशरी विलयन की तरह काम करेगा, अंदर जो तरफ भरा है वो हाइपरटोनिक है। ऐसी कंडीशन में अंतःपराशरण हो जाएगा, पानी इस मछली के अंदर चला जाएगा, शरीर में इसके अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो जाएगा। मछली देखो फूल गई, मछली फूल गई, पानी भर गया उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जो है क्या होगा, क्या हो गया, आंसर क्या हो गया कि ताजे अगर समुद्री मछली को लाके ताजे पानी में डालोगे तो मछली जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी, मर जाएगी, ठीक है। समुद्र वाली मछलियां अलग होती हैं, उनको समुद्र के पानी में ही पाला जा सकता है, ठीक है। नहीं, यहाँ जो मछलियां होती हैं वो ताजे पानी के लिए होती हैं, बॉडी तो होती है, ठीक। अगला ये एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। जनरली सभी इस बीमारी से सफर करते हैं, गला बैठ जाता है, ठीक है। सर्दियों के दिनों में या क्या होता है कभी कभार हम ऐसी चीजें खा लेते हैं, थोड़ी ठंडी चीजें, तो गले में खराश हो जाती है, गला बैठने लगता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप गरारा कीजिए, ठीक है, नमक डाल के गरारा कीजिए। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे की साइंस जानते हैं, ठीक है। इसमें बायो भी है प्लस केमिस्ट्री भी है, बायो प्लस केमिस्ट्री का मेल है, ठीक है, बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों का मेल है ये क्वेश्चन। चले अच्छा देखते हैं, देखो भाई क्या कह रहे हैं, डॉक्टर नमक के गुनगुने पानी से गरारे, ठीक है, गरारे करने की सलाह क्यों देते हैं, इसका हमें आंसर जानना है कि ये क्यों सलाह दे रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण समझना है। देखो गले में खराश या सूजन अक्सर बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण के कारण होती है, ये बात तो जानते ही होंगे, कि नहीं जानते हैं तो समझ लें
कि गले में जो हमें खराश होती है, दिक्कत होती है, तो या में हमें या तो हमें वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, संक्रमण वाली जगह पर कोशिकाओं में तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिससे वहां सूजन और दर्द होने लगता है। ठीक है, जहां पे संक्रमण हुआ है, जिन कोशिकाओं के अंदर ये वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर गए हैं, एंटर कर गए हैं, तो उन कोशिकाओं में तरल पदार्थ भरने लगता है, दर्द होगा, सूजन होगा। ठीक है, जब हम नमक के पानी से गरारे करते हैं तो इसके पीछे बाहरी पराशरण एक्सोऑस्मोसिस का सिद्धांत काम करता है। कौन सा सिद्धांत काम करता है? एक्सोऑस्मोसिस होगा भैया यहाँ पे। ठीक है, देखें क्या हुआ, गाढ़ा घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नमक का पानी हमारे गले की कोशिकाओं के अंदर मौजूद द्रव की तुलना में बहुत अधिक गाढ़ा, हाई कंसंट्रेशन वाला होता है। कैसा होता है? हाई कंसंट्रेशन वाला। बताओ जरा क्या होगा, नमक का जो पानी पिया है हमने, हाई कंसंट्रेशन वाला, यानी कि हाइपर है, वो अंदर वाला कैसा हो जाएगा? हाइपो। तो इसका मतलब वो पानी बाहर आ जाएगा। क्यों? और बाहर ही निकालना है, ऊपर ही लिख दिया है तरल पदार्थ जमा हो रहा है, यहाँ तरल पदार्थ जमा हो रहा, पानी भर रहा है अंदर, तो उसको बाहर निकालना है, ना कि उसमें और भरना है। तो निकालने के लिए एक्सोऑस्मोसिस कराना होगा। और अगर वो पानी बाहर निकालना है तो हमें कैसा विलयन रखना होगा? सांद्र, यानी कि नमक ज्यादा घोलना होगा, कंसंट्रेटेड ना हो, तो इसीलिए ले जाते हैं। अच्छा, जैसे ही हम पानी से गरारा करेंगे वैसे ही पराशरण के नियम के अनुसार पानी हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इसीलिए गले की सूजी हुई कोशिकाओं के अंदर जमा अतिरिक्त पानी और गंधा तरल, अतिरिक्त पानी और जो गंदा तरल भर गया है वो निकलकर भारी नमक के पानी में आ जाता है। तो ऐसे ऊपर करके गरारा करते रहते तो पानी यहाँ रुका रहेगा कुछ समय के लिए। ठीक है, ये नहीं तुरंत पी लेना, पीना नहीं है। गरारा करने मतलब गर्दन ऊपर उठा के उसको गरारा करो ताकि यहाँ पानी कुछ समय तक रुके। जब वो रुकेगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा और बाहर अंदर कोशिकाओं का पानी है वो निकल के आ जाए, फिर उसको अंदर ले लो। ठीक है, अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चित्र भी लगा हुआ है, देखो है नमक के गुनगुने पानी यानी हाइपरटोनिक घोल से गरारा किया जा रहा है। नमक का गाढ़ा घोल गले की सूजी हुई कोशिकाओं के संपर्क में आता है। ठीक है, पानी कोशिकाओं के अंदर से बाहर निकलता है एक्सोऑस्मोसिस द्वारा। सूजन, संक्रमण और गंदा तरल निकल जाते हैं जिससे आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम, इससे आराम मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये गरारे से ही सब हो जाए, वो जो गंदा तरल वगैरह भर गया बस वो निकल आया, थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। अदरवाइज जो मेन रीजन है इस सब की वजह वो कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, तो उसको मारने के लिए मेडिसिन लेनी होगी। ठीक है, ये कुछ और दे रखा है। ठीक है, ये भी चित्र लगा रखा है यहाँ पर। ठीक, चलें अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जो है पराशरण से रिलेटेड, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो है, जो केमिस्ट्री से बायो केमिस्ट्री दोनों के मेल के जो क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व कराए। ठीक है, इसमें से जनरली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, तो सामान हमने बता दिया। ठीक है, ये वाला भी नहीं पूछते हैं, गरारा वाला। ठीक है, ये हमने ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर समुद्री पानी मछली वाला लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बच्चे, अदरवाइज इनको ना लिखें। ठीक है, ये केवल ऐसे ही बता दिए, बाद बाकी कंटेंट पूरा लिखें। चले अच्छा, अब हम आज उसी की स्लाइड है। ठीक है, बैक्टीरिया का भी इसमें अंत होता है। देखें, बाहरी पराशरण की वजह से संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया के अंदर का पानी बाहर निकल आता है, जिससे वे निर्जलित, डिहाइड्रेट होकर मर जाते हैं। तो इससे काफी हद तक जो है बैक्टीरिया भी मरने लगते हैं। ठीक है, जैसे पानी निकल रहा है कोशिका का, तो मतलब बैक्टीरिया की कोशिका, उसके अंदर भी तो पानी भरा है, तो उसका भी पानी निकल आएगा। लगातार हम गरारा कर रहे हैं, काफी देर तक कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखो दे रखा है, ये बैक्टीरिया डाला और यहाँ पे देखो कैसा हो गया, बैक्टीरिया सिकुड़ गया। ठीक है, पानी की कमी हो गई, और पानी के बिना, पानी की कमी से कोई जीव सर्वाइव कर पाएगा? ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, तो इसकी भी डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो ये है परिणाम। इस प्रक्रिया में गले की कोशिकाओं की सूजन कम हो जाती है, दर्द में राहत मिलती है, संक्रमण खत्म होने लगता है। इसीलिए गले के उपचार का सबसे सरल और जबरदस्त ये तरीका माना जाता है। ठीक है, चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला देखो, अब हम पढ़ेंगे पराशरण दाब। क्या पढ़ेंगे? पराशरण दाब। ये क्वेश्चन सही से मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सावधानी पूर्वक केयरफुली सुने। ठीक है, लिसन भी केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुने जो भी हम बातें बताएं। ठीक है, चलें अच्छा, पराशरण दाब को हम देखने चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में कह देते हैं ओपी। क्या कह देते हैं? ओपी। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ओपी। क्या लिखते हैं?
ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पराशण दाब क्या होता है, देखो पराशण सही से समझ गए तो पराशण भी समझ में आ जाएगा। पराशण दाब एक तरीके से वो दाब है जिस दाब की मदद से पराशण की क्रिया को रोका जाएगा, जिस दाब की मदद से पराशण की क्रिया को रोका जाएगा। जनरली अभी हमने देखा था कि जैसे इस चित्र में हमने क्या किया, दोबारा समझ लो एक बार, कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में बीच में हमने लगा दी अर्धपारगम झिल्ली, एक तरफ हमने भर दिया यहाँ पर विलयन और एक तरफ हमने भर दिया शुद्ध विलायक। अब हमने यहाँ पे तनु विलयन और सांद्र विलयन नहीं लिया, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया विलयन और यहाँ पे ले लिया सॉल्वेंट। अच्छा यहाँ पर प्योर विलयन लिया है, वो प्योर विलायक लिया है, तो इसका जो है जो मिश्रण होगा, जो वाष्प दाब होगा, वो तो एकदम घटेगा ही नहीं, लगना पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बोला ही नहीं। विलयन लिया है तो इसका वाष्प दाब घट गया होगा, वाष्प दाब घट गया होगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो जो विलायक के जो अणु होंगे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ गति करेंगे, यानी कि ये पराशण होगा हमारा, ठीक। अब ये पराशण ना हो, इस पराशण को हम रोक सकें, तो इसके लिए हमें जो है दाब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दाब, बाहरी दाब लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स की जगह प्रेशर कहें, ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो जब वो प्रेशर लगेगा तो फिर पराशण रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं? पराशण रुक जाएगा। तो देखें भाई क्या है, देखो पढ़ते हैं पहले कि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर पराशण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है, किस पे लगाना पड़ता है? विलयन पे लगाना पड़ता है, तो वह दाब उस विलयन का पराशण दाब कहलाता है। ये पराशण दाब की सरल से सरल परिभाषा, मेन परिभाषा लिखी है, ठीक है। जैसे आप समझे, जैसे यहाँ पर पराशण हो रहा है, उल्टा है, यहाँ पे ध्यान से समझे, जैसे विलायक के अणु जो है वो शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो अणु का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो हमें पराशण दाब लगाना है विलयन पर। किस पे लगाना है? विलयन पर। इसके लिए विधियां होती हैं, ठीक है, अपनी केमिस्ट्री की बुक में देखना, हालांकि पूछते नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछते नहीं, इसलिए उनके बारे में हम नहीं बताएंगे। जनरली हम वही कवर कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल है, मतलब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उन विधियों में यहाँ क्या होता है, एक वो लगाया जाता है, एक प्रेशर के लिए एक मशीन यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा लगा रहता है पराशण दाब मापी, यानी कि एक को मान के चले एक मीटर लगा रहता है, तो उस मीटर में जो सुई लगी रहती है, यहाँ से हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो उस प्रेशर को लगाते हैं, उसको कहते हैं पराशण दाब। बाहर से लगा रहे हैं इसलिए भारी दाब हो गया, पराशण को रोकेगा इसलिए पराशण दाब हो गया। अब ये पराशण दाब जो हम लगा रहे हैं बाहर से, ये क्या करेगा, ये इस तरफ से आने वाले विलायक के अणुओं को, यानी कि जल के अणुओं को आने से रोक देगा, इसके आने के रोक देगा। तो इस दाब को हम क्या कहेंगे? पराशण दाब कहेंगे। तो पराशण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से लगाया गया कम से कम वह दाब जो पराशण की क्रिया को रोक दे, तो वह दाब ही उस विलयन का पराशण दाब कहलाएगा। आया समझ में? अच्छा ये समझो, जैसे मान के चलो शुद्ध विलायक का जो मतलब वाष्प दाब है, वाष्प दाब समझ लो, ठीक है, वाष्प दाब है वो है P और इसका मान लो PS है, ठीक। तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंतर। क्यों? ये क्यों हो रहा है, ये पराशण क्यों हो रहा है? पराशण इसलिए हो रहा है ताकि दोनों तरफ वाष्प दाब बराबर हो सके। पराशण कब तक होता है? जब तक कि दोनों तरफ दाब बराबर नहीं हो जाता है। जैसे ये बराबर हो जाएगा, यानी कि P बराबर PS हो जाएगा, पराशण वहीं पे रुक जाएगा। अभी दोनों में अंतर है, ये P ज्यादा है, PS कम है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो दाब होगा, जितना अंतर होगा वही तो दाब है, बस उतना ही दाब हमें लगाना है, बस उतना ही दाब हमें लगाना है, यानी कि P माइनस PS के बीच का जो अंतर है उतना लगाना। जैसे सपोज मान लो, उदाहरण समझ लो, इसका मान लो 30 है, इसका वाष्प दाब कितना है? 30, और इसका मान लो हो गया 25, क्योंकि हमने विलयन तैयार किया है, जैसे इसमें विलय बोला होगा इसके वाष्प दाब में अवनमन हुआ होगा तो इसका कम होगा। तो अब इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा? 5।
अब हमें इतने दाब यानी कि 5 mm Hg कोई लगाना है, 5 mm Hg कोई इस मशीन के द्वारा लगाना है, ठीक है। इतना जब हम लगा देंगे तो फिर ये बराबर हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा पराशर ऑटोमेटिक रुक जाएगा, समझ रहे हैं। तो इतना जो अंतर हम बता रहे हैं, इतना प्रेशर ही लगाना पड़ेगा, इतना प्रेशर ही क्रिएट करना पड़ेगा, पराशर ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे आरओ में, आरओ पढ़ेंगे, ठीक है। जो वाटर प्यूरिफाइंग जो मशीन होती है जैसे कैंट आरओ, ठीक है, तो उसमें भी हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को सही समझ लें तो वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पे भी ऐसी प्रेशर लगाते हैं, जो मशीनें आती हैं आरओ वाली, तो उसमें वैसी मशीनें लगाई जाती हैं। उसमें क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल में तो हम बराबर कर देंगे, लेकिन उसमें जो है इसमें तो और ज्यादा कर देंगे। इसका जो 25 वाला होगा, पहले तो हम मतलब इतना करेंगे दोनों बराबर 30-30 हो जाए, इसमें फिर हम और बढ़ा देंगे, हम कर देंगे 40, 50, 60 ऐसा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तब हमारा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। हालांकि वो क्या होता है उसको अगली क्लास में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है, एकदम सरल अंदाज में, धुआंधार तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, पराशर दाब हो गया। एक बार फिर समझ लें कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो तनु विलयन से शांत विलयन की ओर विलायक के अणुओं की गति को रोकने के लिए या पराशर को रोकने के लिए विलयन पर बाहर से कम जितना दाब लगाना पड़ता है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, पराशर दाब कहते हैं। और ये दाब विलयन पे लगाया जाएगा, ठीक है। कितना लगाना पड़ेगा, P माइनस PS के डिफरेंस, इतना दाब लगाना पड़ेगा। और कितना लगेगा, तो वो दोनों के वाष्प दाब के अंतर के बराबर लगेगा। आप वाष्प दाब के भी अंतर कह सकते हैं, पराशर दाब के भी अंतर कह के इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो भाई, इसमें लिखा है कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर पराशर की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पे लगाना पड़ता है, वह उस विलयन का पराशर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि जब बाहरी दाब पराशर दाब इतना लगा दिया जाता है कि विलायक का प्रवाह रुक जाता है, तो पराशर की क्रिया रुक जाती। तो पराशर दाब में केवल आपको इतनी ही परिभाषा याद करनी है और इतनी ही परीक्षा में लिख के आनी है, और ये थोड़ा सा आपको चित्र बना देना हल्का सा, ठीक है। बाद बाकी कुछ नहीं करना है। पराशर के लिए पराशर दाब की परिभाषा केवल इतनी ही याद करनी है। ये सरल से सरल है, कम से कम शब्दों में है, इससे सरल और इससे कम शब्दों में कहीं और नहीं, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर बाई चांस समझ में नहीं आया है तो कमेंट पास करें, तो इसको दोबारा भी हम समझा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देखें, समझ में आ ही जाएगा। ऐसा तो ही नहीं सकता है समझ में ना आए, ठीक है। इसको बराबर करना है, पराशर दाब मतलब दोनों तरफ जो डिफरेंस है, जितना जो है डिफरेंस है उतना ही हमें लगाना पड़ेगा। लगा देंगे, बराबर हो जाए, पराशर रुक जाएगा, ठीक। चलिए, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड ये वही है, ठीक है। ये थोड़ा हमने चित्र को समझाने के लिए यहाँ पे स्लाइड लगाई थी कि चित्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चित्र बनाने के लिए ऐसे चित्र बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर ले लें, ठीक है। कंटेनर को बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पे झिल्ली लगा दें कि ये जो हमारी है ये है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप भर लो शुद्ध विलायक, यहाँ पे क्या भर लो, शुद्ध विलायक भर लो, यानी कि यहाँ पे आप भर लो जल, ठीक है। यहाँ पे H2O भर लो, और यहाँ पे आप भर लें जो है विलयन भर लें इसका, यानी कि इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी जो है डालना चाहो डाल दो जो है, ठीक है। सोल्यूशन हो गया ये हमारा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई है, तो क्या होगा, जल के अणु इस तरफ मूव करने लगेंगे, जल के अणु इस तरफ मूव करेंगे। आप लिख भी सकते हो कि ये जो हमारा विलयन होगा कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। कैसा होगा, हाइपोटोनिक। ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन ये लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख लेना कि ये आपको जो है फोटो खींच के अपने माइंड में रखें, हाइपोटोनिक, और यहाँ पर लिखो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और यहाँ पर लिख दो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। परासरण में ये होता है, ठीक। हाइपोटोनिक में ये भी लिख सकते हो विलायक के अणु, केवल जो है
विलायक के अणु। ठीक, किसके थ्रू जाएंगे तो ये भी ध्यान रखना, एसपीएम के थ्रू जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है एक समरी हो गई पूरा का पूरा जो है पूरे पराशरण की, कि पराशरण में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ गति करते हैं। ये हमारे हो गया पराशरण। ठीक है, ये ऐसा हल्का फुल्का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, वो सब चित्र तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से बने हुए, उनको नहीं बना पाएंगे। ठीक, उनको बनाने का प्रयास भी नहीं करना, एक रफली बना लो चित्र। देखो हम लोग केवल क्या करेंगे, चित्र ऐसा बनाएंगे कि समझ में आ जाए, थोड़ा वो लिख देंगे, साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ बनाएंगे। ठीक है, हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई हम कलाकार हैं, चित्रकार हैं, ये बढ़िया सा चित्र बना के रख दें। ठीक है, या हम चित्र ही अच्छे बना लेंगे तभी हम महान जो है कलाकार कहे जाएंगे, महान टीचर या महान पढ़ने वाले बच्चे कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। चित्र थोड़ा बना ले, मतलब अच्छे समझ में आ जाए, चित्र में अपनी भावनाओं को प्रकट कर दे, जो हम समझाना चाह रहे हैं बस वो समझा रहे, बाद बाकी हमें रंगना पोतना नहीं है, ज्यादा इसमें सजावट करनी है। ठीक है, केवल उतना समझा दें। चले, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा हमारा क्या है पराशरण है, और इसे चित्र बना देना अच्छे से, यहाँ ऐसे ऐसे करके भर देना कलर अपने तरफ करके जो है। ठीक है, चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे आधुनिक विचारधारा के अनुसार पराशरण दाब की परिभाषा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार भी पराशरण दाब को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो परिभाषा पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन उसको एक और नजरिए से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या चला जाएगा, अगर थोड़ा और भी हम पढ़ा देंगे या बच्चे थोड़ा और भी जान लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, तो उनका क्या चला जाएगा, कुछ घट तो जाएगा नहीं। ठीक है, चले अच्छा देखें। देखो आधुनिक विचारधारा के अनुसार पराशरण दाब की परिभाषा, ये वाष्प दाब के आधार पर परिभाषा है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पराशरण क्रिया में विलायक की वाष्प अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाती है। यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ विलायक का वाष्प दाब बराबर नहीं हो जाता है। वाष्प दाब के आधार जो हमने बताया वही लिखा है, कुछ नया नहीं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, ये भी हमने बता दिया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव उसके विलयन के वाष्प दाब से अधिक ही होगा। चाहे आप एक गिलास पानी ले लें, अब दूसरा गिलास पानी ले लें, सेम कंटेंट मतलब सेम अमाउंट में, सेम मात्रा में, अब चाहे उसमें आप 1 चम्मच चीनी ढोलें चाहे आधा चम्मच घोलें, कुल मिला के सॉल्यूशन बनेगा, वो उसका जो वाष्प दाब होगा सदैव उसके शुद्ध विलायक से कम ही होगा। ठीक है, यानी कि विलायक का ज्यादा होगा, विलयन का कम होगा। अब यदि विलयन पे बाहर से इतना दाब लगाया जाए कि विलयन और विलायक का वाष्प दाब बराबर हो जाए, इतना दाब लगाओ कि बराबर हो जाओ, क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा होगा और इसका कैसा होगा, विलयन का कम होगा। इसका इतना लगा दो, दोनों का बराबर हो जाएगा, तो जितना बाहर से दाब लगाएंगे बस वही पराशरण दाब, बात खत्म, तो पराशरण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा करने पर अतः वह न्यूनतम बाहरी दाब जो विलयन पे लगाने से उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे, उस विलयन का पराशरण दाब कहलाता है। ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, बहुत सरल परिभाषा है, समझने वाली परिभाषा है। ठीक है, चले अच्छा, ये तो खैर चित्र बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध विलायक कम सांद्रता, विलयन अधिक सांद्रता, विलायक की वाष्प मतलब उसके जो अणु होंगे वही जाएंगे। ठीक है, वाष्प मतलब अणु झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं, फिर क्या होगा, दोनों तरफ विलायक का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, पराशरण दाब रुक जाता है। ये देखो भारी दाब लगा रहे हैं, मशीन लगी हुई भारी दाब लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है लगा देंगे तो रुक जाएगा। ये हो चुका है, यहाँ पे चले गए, अब प्रेशर लगा दो तो वापस चले जाएंगे अणु। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, आधुनिक विचारधारा के अनुसार पराशरण दाब की परिभाषा। अब देखो पराशरण दाब के कुछ नियम पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, सांख्यिक प्रश्न, तो उनको आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर लंबा खिंच रहा है भाई, चलो कोई बात नहीं। पराशरण दाब के नियम देखो, पराशरण दाब के नियम क्योंकि पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सही से समझना भी बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी उल्टे सीधे पढ़ा देंगे तो सही भी नहीं रहेगा, बच्चों को समझ में ना आए तो बेकार हमारा पढ़ाना, मेहनत करनी हमारी बेकार। ठीक है, चले अच्छा, पराशरण दाब के नियम देखें। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ नियम है केमिस्ट्री में, बहुत सरल है, गिने चुने लाइनों के हैं, 2-2, 3-3 लाइनों में, आसानी से समझ जाएंगे। समझिए देखें,
सन 1885 ईस्वी में बार्न टॉप ने तनु विलयनों पर पराशर दाब के अध्ययन से पता लगाया कि किसी तनु विलयन में घुले विलय के कण गैस के अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। ऐसे समझिए, सन 1885 की बात है। एक वैज्ञानिक हुए बार्न टॉप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तनु विलयनों के पराशर दाब का अध्ययन किया। अलग अलग जैसे मतलब वाटर को लेके और विलय पदार्थ की अलग अलग सांद्रता को घोलकर अलग अलग तनु विलयन तैयार किए और उन तनु विलयन में पराशर दाब का अध्ययन किया, ऑस्मोटिक प्रेशर का अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि किसी भी तनु विलयन में उपस्थित विलय के कण जो होते हैं वो ठीक गैस के अणुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। जैसे आप कोई गैस ले लें, ज्यादा दूर ना जाए, एलपीजी गैस का सिलेंडर ले लें, उसमें गैस भरी हुई गैस के अणु है, और एक तरफ आप तनु विलयन ले लें, तो तनु विलयन में विलय के अणु और गैस में जो विलय के अणु होंगे, इन दोनों का जो व्यवहार होगा, जो बिहेवियर होगा, वो दोनों का एक जैसा होगा। ये बात किसने बताई? बार्न टॉप ने बताई। ठीक है, एक बार फिर देख लें क्या बताया। इन्होंने बताया कि किसी तनु विलयन में घुले हुए विलय के कण किसी गैस में घुले हुए विलय के कणों की तरह ही व्यवहार करते हैं, गैस के अणुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस आधार पर इन्होंने कुछ नियम दिए, जिन्हें बार्न टॉप नियम, बार्न टॉप रूल्स कहा जाता है, या इन्हें तनु विलयनों के सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये तनु विलयनों पर ही लागू होते हैं, तनु विलयनों पर ही इन्होंने अध्ययन करके दिए, तो इसीलिए इन्हें तनु विलयनों के सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, ये नियम बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैसों के लिए बॉयल और चार्ल्स के नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ये नियम होते हैं जैसे गैसों के लिए चार्ल्स और उसके मतलब नियम होते हैं, बॉयल के नियम होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं बॉयल और चार्ल्स के नियम। ठीक है, ठोस अवस्था वाला जब चैप्टर था पदार्थ वाला केमिस्ट्री में, तो उसमें ये था, अब तो खैर हटा दिया गया क्योंकि सिलेबस लगातार जो है रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, किताब जो है पतली होती चली जा रही है, पर डे जो है, ठीक है, उसको मतलब घटाया जा रहा है पर ईयर। तो इस तरीके से क्या हो गया। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखें। ठीक है, ये जो हमने बताया। अब वो कौन कौन से इन्होंने नियम दिए, तनु विलयनों के सिद्धांत या बार्न टॉप नियम, कौन कौन से 3 नियम पढ़ेंगे। चलें अच्छा देखते हैं भैया कौन कौन से वो नियम है। देखें, पहला हम पढ़ेंगे बॉयल बार्न टॉप नियम, बॉयल बार्न टॉप लॉ। बहुत सरल, देखो इस नियम में इन्होंने क्या कहा। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशर दाब पाई, इसको क्या कहेंगे, पाई, उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। बस एक लाइन का नियम है, यानी कि बार्न टॉप जो बॉयल बार्न टॉप नियम है, ये क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर, स्थिर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी विलयन का पराशर दाब पाई उस विलयन के सांद्रता C के समानुपाती होता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी पराशर दाब वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, समानुपाती है, अर्थात पाई समानुपाती C। ये कब है, स्थिर ताप पर। आसान भाषा में घोल जितना गाढ़ा होगा उसका पराशर दाब उतना ही ज्यादा होगा। गाढ़ा का मतलब विलय पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होगी, उसकी मोलता ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मोलों संख्या ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो पराशर दाब भी ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, नियम है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं पाई इज समानुपाती C, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, और ये होता है स्थिर ताप पर। ये कब होता है, स्थिर ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि किसी विलयन का पराशर दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये है बॉयल बार्न टॉप नियम, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है चार्ल्स बार्न टॉप नियम। वो बॉयल बार्न टॉप नियम था, ये चार्ल्स बार्न टॉप नियम है। ठीक है, चलें अच्छा देखें भाई, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब पाई उस विलयन के परमताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम है। वहां पर स्थिर तापमान पर था, यहाँ स्थिर सांद्रता पर है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन का जो पराशर दाब है, यानी कि जो पाई है, ठीक है, वो उस विलयन के परमताप T के समानुपाती होता है। कब, स्थिर सांद्रता पर। कब होगा, स्थिर सांद्रता पर होगा। ठीक है, तो ये है चार्ल्स बार्न टॉप
नियम जो लिखा है, अर्थात पाई समानुपाती या पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, स्थिर सांद्रता पर। बस इतना याद रखना है। आसान भाषा में घोल को जितना गर्म करेंगे अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी, इससे पराशर दाब बढ़ेगा। परम ताप का मतलब ये है टेम्परेचर समझने। परम ताप यहाँ मालूम क्यों लिया गया? ये परम ताप क्या होता है? परम ताप तब लेते हैं जब हम केमिस्ट्री में टेम्परेचर को सेल्सियस में ना लेके केल्विन में जब हम मेजर करते हैं तब उसको हम परम ताप कह देते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें हम समझाएंगे कि टेम्परेचर जो हमको है केल्विन में लेना होगा। हालांकि क्वेश्चन में सेल्सियस में दे रखा होगा लेकिन उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, तब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ परम ताप लगाया। अदरवाइज परम ताप कोई दूसरी चीज नहीं है। परम ताप दुनिया का कहीं से और कोई ताप आ गया कि सर ये परम ताप क्या होता है? परम ताप मतलब केल्विन में जब वैल्यू लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? वैसे वैसे पराशर दाब बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अणु ज्यादा तेजी से झटपटाएंगे जो है मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चांस वन टॉप नियम। अब तीसरा नियम हम पढ़ेंगे। तीसरा नियम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन दोनों का योग। इन दोनों का योग, ये वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, हमसे नहीं। देखो सामान्य विलयन समीकरण देखें, सामान्य विलयन समीकरण देखें, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन दिख रहा है? सही है, ठीक है। सामान्य इक्वेशन समीकरण देखो, जनरल इक्वेशन समीकरण जब हम ऊपर दिए गए दोनों नियमों यानी कि बॉयल वॉन टॉप नियम और चांस वॉन टॉप नियम को मिला देते हैं, यानी कि हम क्या कहें, दो नियम अभी हमने पढ़े हैं कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी, पाई प्रोपोर्शनल टू टी, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा एक सामान्य विलयन समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सामान्य विलयन समीकरण या बांट हाफ समीकरण। क्या कह देते हैं? बांट हाफ समीकरण। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने जोड़ दिया है, जैसे यहाँ पर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया पाई, पाई समानुपाती सी टी, पाई समानुपाती सी टी, क्योंकि पाई इन दोनों को समानुपाती है ना, तो सी और टी को कलेक्टिवली करके लिख दिया कि पाई सी के भी समानुपाती है, टी के भी समानुपाती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह जब लगाएंगे समानुपाती घटाएंगे तो यहाँ पे आर लेके आएंगे तो आर सी टी हो जाएगा, या यहाँ पे सी आर टी भी कर देते हैं। तो कुछ किताबों में यहाँ सी आर टी करके लिखा है या आर सी टी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही किया है। ये बात अभी समझ में नहीं आई? नहीं आई? चलो अच्छा इसको समझाते हैं। यहाँ पे हमने एक रखा है शायद ब्लैंक पेज, देखो ब्लैंक पेज तो शायद हाँ है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने दो नियम पढ़े। ठीक है, पहला नियम हमने क्या पढ़ा? पहला नियम हमने पढ़ा कि सर जो पाई है, पाई समानुपाती है सांद्रता के। बॉयल वॉन टॉप नियम से हम पढ़ा कि किसी विलयन का पराशर दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। पहला नियम हमने ये पढ़ा। दूसरा नियम हमने पढ़ा, ये कब पढ़ा हमने? स्थिर ताप पर। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशर दाब पाई उसके परम ताप टी के समानुपाती होता है स्थिर सांद्रता पे। अब हम तीसरा नियम बनाएंगे इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो हमारा तीसरा नियम बन के आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे करके, यहाँ पे हम एक तरफ लिखे पाई, ठीक, और पाई समानुपाती सी और टी। अगर समझ भाई, ये जो पाई है वो इसके भी समानुपाती है, इसके भी समानुपाती है, तो क्यों ना हम दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। इसका मतलब तो वही हुआ कि पाई सी के भी सांद्रता के भी समानुपाती है और परम ताप के भी समानुपाती है। बस ये स्थिर ताप पर है, ये स्थिर सांद्रता पर है। अब यहाँ पर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का लगाएंगे, बराबर का लगाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे पाई बराबर लगाया, पाई थोड़ा बना लेना, हो सकता है हम सही से ना बना पा रहे हूँ, तो पाई समान बराबर का चिन्ह लगाया तो यहाँ पे ले आएंगे आर और सी टी। अच्छा, कुछ किताबों में यहाँ पे सी आर टी भी दे रखा है। ठीक है, तो बात लगभग एक ही है, आर सी टी कर लो चाहे सी आर टी कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा, ये बनेगा एक सामान्य जो है समीकरण, वन टॉप समीकरण बनेगा। ठीक है, अब इसी में कुछ हम अभी और चेंज करेंगे, क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। तो उसको चेंज करके जो फार्मूला बनाएंगे उससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने बताया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
चलो अच्छा आप पीछे आ जाओ, वहीं उसी स्लाइड में आ जाओ, ये न्यूमेरिकल है, अभी कराएंगे। देखो तो भाई इन्होंने किया है कि पाई समानुपाती CRT, ठीक है, आर इन्होंने पहले ही ऐड कर दिया, या पाई बराबर CRT कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पाई क्या है सर बताइए, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये पाई जो है पराशण दाब है। पाई क्या है, पाई पराशण दाब है। यहाँ पर जो पाई है वो पाई क्या है, पराशण दाब है। ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि पाई विलयन का पराशण दाब है, सी सांद्रता है विलयन की, ठीक है, आर विलयन का स्थिरांक है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी यहाँ पर क्या है, तो ये परम ताप है, वो भी केल्विन में, सेल्सियस पे नहीं होगा, सेल्सियस केल्विन में, इसीलिए यहाँ पे परम ताप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ महत्वपूर्ण बिंदु पे, देखो इसमें चेंज करेंगे, इस फार्मूले में हम चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे। बिंदु 1, चूंकि सांद्रता जो सी होती है, सी का मतलब मोल प्रति लीटर, N/V होता है, ये बात है, ये जो सी है इसका मतलब होता है N/V, यानी कि C बराबर N/V। तो यहाँ पे C की जगह हम ये रखेंगे, C की जगह हम ये रखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पाई B बराबर nRT, पाई B बराबर nRT। बिले जो वॉल्यूम है उसका B यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम रखेंगे ऐसे तो ये B यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और N वहां चला जाएगा, ठीक है, तो B आगे आ जाएगा इधर, तो ये फार्मूला बनेगा पाई B बराबर nRT। अच्छा ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT जैसा दिखता है। आदर्श गैस समीकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसका फार्मूला पढ़ते हैं PV बराबर nRT। तो यहाँ पे बस अंतर क्या है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे जो है P है, ठीक है, तो बस यह P की जगह पाई पराशण दाब आ गया है, ठीक। तो ये हो गया जो है ये फार्मूला। अच्छा दूसरा बिंदु देखें, यहाँ पर जो N है, N बराबर होता है भार बटा अणुभार, वो सॉरी भार बटा अणुभार होता है, N बराबर W/M होता है। अब देखो N की जगह हम ये रखेंगे, N की जगह हम ये रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हम सरल कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसके फार्मूले इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल में उस फार्मूले को यूज कर सके। अगर डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे तो बहुत ताम झाम हो जाएगा उसमें, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा फार्मूला बनाओ कि एकदम सिंपल बना लो, ठीक है। तो देखो चूंकि मोल N बराबर भार बटा अणुभार होता है, इसीलिए N की जगह हम क्या रखेंगे, W/M रखेंगे। तो जब हम फार्मूला मॉडिफाई करेंगे तो फार्मूला आएगा निकल के पाई बराबर WRT/MB, ठीक। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो विशेष उपयोग, ये फार्मूला काम का है, इस फार्मूले को हम काम में लेंगे, ठीक है, ये फार्मूला हमारा काम का है, यानी कि इस फार्मूले को देखो, इसको समझो, इसको हम लिखेंगे पाई बराबर WRT, ठीक है, अपॉन MB, ये फार्मूला है। देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है जो हमने लिखा है, ये जो RT है वो यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पाई बराबर W/R/T अपॉन M/B ऐसे करके। अच्छा तो ये इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम आम के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, जब हमसे पराशण दाब पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में कभी कभार पराशण दाब ना पूछकर हमसे विलेय का अणुभार पूछा जाता है, तो हम फार्मूला मालूम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, फार्मूला एक ही याद करना है, इस M को उठा के यहाँ ले आओ, पाई को यहाँ ले आओ, जैसे हमने मोलर अवनमन स्थिरांक को मोलर में बताया था, केवल थोड़ा इतना चेंज करेंगे, इस M को यहाँ ले आओ, पाई को यहाँ ले आओ, देखो वही यहाँ है, M बराबर जो है W/R/T अपॉन पाई/B। तो देखो लिखा है, इस सूत्र का उपयोग मुख्य रूप से विलेय का अणुभार निकालने के लिए किया जाता है। तो जब क्वेश्चन में हमसे M पूछा जाए, अणुभार पूछा जाए, तो ये फार्मूला लगाना है, अगर पराशण दाब पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे हम तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। चलें अच्छा, इसमें ये तो सब मालूम ही है क्या है कि स्मॉल W विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, R विलयन स्थिरांक T, परम ताप पाई, पराशण दाब B, विलयन का आयतन लीटर में M, विलेय का अणुभार ग्राम पर मोल में, ठीक है। ये सब ये जो है वो सब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्लाइड बड़े काम की है, इसमें ये फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला याद कर लो और कुछ नहीं, इस फार्मूले की मदद से ये में चेंज हो जाएगा, इन दोनों से न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी हम कराएंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद जो चलें अच्छा,
तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। तो ये फार्मूले हमारे दोनों काम के हैं, ठीक है। चले अच्छा अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% ग्लूकोज विलयन को पराश्रय दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, पराश्रय दाब पूछा गया, यानी कि हमसे पाई पूछा गया। तो पाई वाला फार्मूला पहले तो आप यहाँ साइड से लिख लें। पाई वाला फार्मूला सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लें कि पाई बराबर क्या था, पाई बराबर क्या था फार्मूला, देखो जरा, तो भूल गए भाई। पाई बराबर जो है फार्मूला हम देखेंगे तो फार्मूला क्या था, पाई बराबर WRT, पाई बराबर WRT अपॉन MB, WRT MB। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे पाई बराबर WRT अपॉन MB। ये हमारा क्या है फार्मूला, इस फार्मूले को याद करना है, ठीक है, नहीं पता लगे हमारे जैसे भूल जाओ, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद करना होगा। कॉन्सेप्ट वाली चीजें ज्यादातर ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है, फार्मूला वगैरह कम, लेकिन नो पेपर देना है, ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। तो पाई बराबर WRT अपॉन MB, ऐसे याद कर लो, पाई बराबर WRT अपॉन MB, ठीक है, पाई बराबर WRT अपॉन MB। अच्छा अब देखो इस फार्मूले में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 5, W चाहिए, R चाहिए, T चाहिए, M चाहिए, B चाहिए, 5 वैल्यू हमें चाहिए। क्वेश्चन से 5 वैल्यू खींचो, खींचने के बाद लिखो, फार्मूले में रखो, सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, आंसर मिलेगा, ठीक। बस ये करना, अंक की कोई बहुत बड़े होगा नहीं, ठीक है। देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको जो है सॉल्व करना है। तो हमें क्या चाहिए, W चाहिए, WRT और M और V, इतनी चीजें हमें चाहिए, 5 चीजें, बस 5 चीजें हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। देखो W भाई कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में देखें क्या क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, ठीक, 5% ग्लूकोज दे रखा है, लेकिन ग्लूकोज का भार नहीं दे रखा है। R की वैल्यू दे रखी है और ग्लूकोज का अणुभार M दे रखा है। अच्छा क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। अणुभार कितना दे रखा है, M दे रखा है 180, केवल उतना ही लिखना, ये रहने दे, ठीक। अच्छा R कितना दे रखा है, R की वैल्यू हर एक बिलियन के लिए फिक्स होती है, तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। R का मान याद नहीं करना है, ये वैल्यू दे रखी होगी, ठीक। वॉल्यूम यहाँ पे दे नहीं रखा है, ठीक है। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, केल्विन में चाहिए, ये बात ध्यान रखना। किसमें चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो केल्विन में चाहिए तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। 273 जब इसमें जोड़ोगे तो जो टोटल आएगा वो होगा परमताप केल्विन में। तो इसको जोड़ो, 7 3 10 और 7 2 9 और 1 10 की लगी, एक यहाँ पर हो गया 300, तो ये हो गया 300 केल्विन। इस 300 केल्विन को वहां पे रखेंगे, ये जो T देख रहे हैं, T यहाँ पे रखेंगे लाके, ठीक। तो टेम्परेचर हमको सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे, कैसे, 273 जोड़ देंगे, जितना भी सेल्सियस में दे रखा है उसको 273 जोड़ देंगे। अब देखो हमें W चाहिए और B चाहिए, सर ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहाँ पर दे नहीं रखा। तो सीधा ध्यान रखो, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा जैसे 5% ग्लूकोज, 6% यूरिया, 10% यूरिया या 4% यूरिया या 4% ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम लगाना है, वेट बाई वॉल्यूम लगाना है। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि विलय की ग्राम में मात्रा और विलयन की किसमें, लीटर में या ml में मात्रा, ठीक है, ml में मात्रा। तो ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। 5% ग्लूकोज का मतलब ये हो गया कि 100 ml यहाँ पर पानी है और 100 ml पानी में 5% हो गया, तो 100 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 5। अब तो 5 कैसा होगा, ग्राम में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml पानी में 5 ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ये तुम्हें निकालना होगा, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा होगा। तो यहाँ से हमें W भी मिल गया, B भी मिल गया। W का क्या मान है, 5 ग्राम, ठीक है। B क्या है, 100 ml, 100
ml। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा आयतन वो ml में है, उसे हमें चेंज करना होगा लीटर में। इसमें चेंज करना होगा लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए इसका 1000 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.1 लीटर। 0.1 लीटर आएगा। इस 0.1 लीटर को उठा के वैल्यू वहां रखेगी। आई बात समझ? तो क्वेश्चन से 2 वैल्यू हमें प्राप्त करनी होगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये हमारे सामने 5 वैल्यू आ गई, इनको यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। चले देखें, W क्या है 5, ठीक है। R कितना दे रखा है 0.0821, ठीक है। और T कितना दे रखा है 300 हमने निकाला है परमता। M कितना दे रखा है M 180 और वॉल्यूम है 0.1। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, गुणा भाग वगैरह खुद ही करना, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो देखो लगभग इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, हालांकि इसको सॉल्व करोगे तो खुद ही आंसर निकाल पाओगे, क्या इसमें टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो इसका देखो आएगा 123.15 और 18 नीचे का आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6.84 एटीएम, ये इसका फाइनल हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। जो प्रेशर होता है वो एटीएम में मापा जाता है, ठीक है। प्रेशर जो है यहाँ पे जो निकलेगा तो इतने में आएगा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आज की क्लास लंबी खिंच गई। चलें, अच्छा ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्शन आएंगे, इसमें क्या क्या ध्यान रखना, हमको बी और ये मतलब W और B नहीं दे रखा होगा, ये कॉन्सेप्ट लगाना ग्राम पर मोल वाला। इसका मतलब 100 ml में जितने परसेंट बोला 100 का निकाले 6% होता तो यहाँ 6 ग्राम, 10% होता तो यहाँ 10 ग्राम, 12% होता तो यहाँ 12 ग्राम, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐसे 2 वैल्यू मिल जाएंगी। और टेम्परेचर यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा होगा, इसको 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कर लेना, तब वैल्यू वहां पे रखना। और अगर ये ml में है, ये इसको लीटर में चेंज करना, 1000 से भाग देके तो 1.0.1 रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 पे ही तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये फिक्स हो जाएगा 0.1 ही रखना हर बार, ठीक है। ये वाली वैल्यू बदलेगी, ये मिलेगी जो है m वाली वैल्यू, ठीक। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क है, उसको हम घर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, वो हम नहीं करवाएंगे, ये अपने घर पे करें आराम से बैठ के, हम ही करवा देंगे, कृपा करो। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। वीडियो जब भी आप देखें, ठीक है, जब भी देखें कमेंट तुरंत हमारे पास आएगा, मैसेज आएगा हमारे पास टन से, ठीक है। हमें पता लगेगा कि इस बच्चे ने देखा है, इसका जो आंसर है वो पास ऑन करें। सेम क्वेश्चन है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस में 6% यूरिया, यहाँ 6% ले लिया, इसका मतलब 100 ml में 6% 6 ग्राम होगा। 100 वो अमोनिया मतलब वो यूरिया, सॉरी अमोनिया नहीं, यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू दे रखी है, यूरिया का अनुभार भी दे रखा है, सब रख लेना, वैसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बस खत्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है अणुभार को लेके, इसको लेके है, अणुभार को लेके क्वेश्चन है। इसमें देखो अणुभार पूछा गया है, यम पूछा गया है, तो इसमें अब फार्मूला चेंज करके लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो भाई कैसे लगाएंगे, फार्मूला जो है चेंज करके लगाएंगे। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि m बराबर हमने क्या बताया था, अभी फार्मूला हमने क्या बताया था, nRT नहीं WRT, ठीक है। WR और T अपॉन जो क्या बताया था M भी बताया था। तो यहाँ पर क्या करो, पाई को जो है पाई को इधर ले आना है, इधर ले जाना है, और यहाँ पर B ले आओ, ये सब इंटू है, WRT अपॉन पाई B, ये हो जाएगा अणुभार वाला फार्मूला। भाई पाई यहाँ था, पाई को यहाँ ले आया, एम को यहाँ ले आया, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है ना, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर ले, इस ऐसे क्वेश्चन में सब दे रखा होगा, देखो 5 वैल्यू दे रखी होंगी, ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं, जनरली पूछे जाते हैं। देखो यहाँ W भी दे रखा है, मान हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। W भी दे रखा है, WR और T भी दे रखा है, ठीक है। और क्या नाम, पाई भी दे रखा है और B भी दे रखा है। W देखो कितना दे रखा है, विलेय पदार्थ का भार देखो दे रखा है 15 ग्राम, कितना दे रखा है 15 ग्राम। R की वैल्यू वही दे रखी है, ठीक है, ये देखो दे रखी है 0.0821। परम ताप निकाल लो, यहाँ 27 है, 27 में आप जोड़ दीजिए 200
73, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 केल्विन, ये परम ताप हो गया। ये नॉर्मल टेम्परेचर था, ये परम ताप है। आर देखो, आर यहाँ पे देखो, ये बिलियन का पराशरण दाब दे रखा है, ये आर है, तो ये आर की वैल्यू दे रखी है 2.05। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो ये दे रखा है 1 लीटर पानी में, तो यहाँ 1 लीटर, 1 लीटर हमने कहा है कि ये लीटर में लेना है। अगर ml में दे रखा है तो 1000 से भाग देंगे। अब ये पहले से लीटर में दे रखा है तो तुरंत वहां पर 1 मान रखेंगे। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देना, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जो है आपने सॉल्व करते रहना आराम से। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना, बताएंगे, नहीं तो कुछ है नहीं इसमें, वैल्यू हमने बताया था, रखना है। चलें, अच्छा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। मिलते हैं अगले, जो है इसमें वान-ठाप गुणांक रह गया है और असामान्य अनुसंग गुणधर्म रह गया है और पराशरण दाब। ये तीनों टॉपिक एक लेक्चर में, एक क्लास में समाप्त कर देंगे। चैप्टर का डी एंड हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर का डी एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ लगा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देंगे कैसे पूछे जाते हैं, फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। जुड़े रहे हमारे साथ, पढ़ते रहें, लगातार अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और ये पूरा हम लगे रहे, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। हम कुछ मांगते तो है नहीं, ना कुछ हमें कुछ चाहिए हाल फिलहाल में, ठीक है। बस ये है, सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का, बच्चों का सपोर्ट ही हमारा जो है मोटिवेशन है। तो हम इसी तरीके से लगे रहेंगे आगे। जब हम देखेंगे बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार कमेंट पास ऑन कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो लगातार हम लगे रहेंगे। नहीं तो हो सकता है कि समय के साथ साथ हम धीरे 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 डाउन होते चले जाए। इसको हम हो सकता है छोड़ें, मतलब ये थोड़ा छोड़ेंगे तो नहीं, हाल फिलहाल में जब शुरुआत किया है तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन का लेवल बने रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा और भी बेहतर कर सकें, ठीक है। हालांकि ये भी कम नहीं है, टॉप लेवल का है, ठीक है। टॉप लेवल का कंटेंट है ये, ठीक है। चलें, अच्छा, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है। लगातार लगे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।